जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल CGPSC मितान में। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये सभी प्रश्न आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्रश्न जो है वो 401 नंबर से शुरू हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने 100 प्रश्न के 4 वीडियो ऑलरेडी चैनल पे डाल दिए हैं। ठीक है, तो उसको आप नहीं देखे हैं तो जाकर के देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, छत्तीसगढ़ के किस गुफा में अंधी मछली पाई जाती है? ठीक है, तो कौन सी गुफा में अंधी मछली पाई जाती है? देखिए, अंधी मछली जो है दोस्तों वो कुटुमसर की गुफा में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी तो इसका सही जवाब हो जाएगा। अब उसके बारे में एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं। जो ये अंधी मछली है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है संकराई। अंधी मछली को संकराई बोला जाता है, या उसको बोलते हैं स्थानीय भाषा में घोड़पल्ली। ठीक है, अंधी मछली को संकराई या घोड़पल्ली कहा जाता है। ठीक है, और ये कुटुमसर गुफा जो है ये कौन से जिला में आता है? ठीक, तो ये आता है दोस्तों बस्तर जिला में। ये बस्तर जिला में है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 4500 फीट। जिसकी लंबाई कितनी है? 4500 फीट है। इसका खोज किसने किया था? शंकर तिवारी। शंकर तिवारी जी ने क्या किया था? इसका खोज किया था, इस गुफा का। और स्थान ये कौन से स्थान पर है? तो ये कांगेर घाटी। ठीक है, ये कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है वहां पर स्थित है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ में अधिकांश वर्षा किससे होती है? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में अधिकांश वर्षा किससे होती है? देखिए, छत्तीसगढ़ में अधिकांश वर्षा जो है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। लेकिन अब दक्षिण पश्चिम मानसून क्या है वो समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए ये भारत का नक्शा है, यहाँ पे हमारा छत्तीसगढ़ बना हुआ है। तो जो छत्तीसगढ़ में भारत में जो वर्षा होती है वो मानसूनी हवाओं से होती है। ठीक है, किस हवाओं से होती है? वो मानसून हवाओं से होती है। और मानसून जो है इस डायरेक्शन से प्रवेश करता है, उसका कुछ भाग अरब की सागर से होकर के इधर छत्तीसगढ़ में प्रवेश करता है, और इसका कुछ भाग जो है दोस्तों वो बंगाल की खाड़ी से होकर के छत्तीसगढ़ में प्रवेश करता है। ठीक है, अब देखिए ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है? उत्तर कहलाता है। यहाँ जो है ये दक्षिण हो गया, ये हो गया पूर्व। ठीक है, और ये वाला क्या हो गया? पश्चिम। हम आपको यहाँ पे दक्षिण पश्चिम को समझाने के लिए यहाँ पे अच्छे से बता रहे हैं। ठीक है, ये डायरेक्शन हो गया, तो इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो देखिए वर्षा किससे हो रही है? मानसूनी हवाओं से, और इसका डायरेक्शन क्या है? पश्चिम और दक्षिण के बीच में है। ठीक है, अर्थात दक्षिण पश्चिम में है, इसलिए यहाँ पे दक्षिण पश्चिम मानसून लिया गया है। ठीक है, अगला सवाल है, पंडवानी का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, तो पंडवानी का जनक कहा जाता है दोस्तों झाड़ूराम देवांगन जी को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। पंडवानी का जो है दोस्तों 2 शाखा होती है। कौन कौन से? एक होती है वेदमती, एक शाखा होती है वेदमती, और दूसरी शाखा होती है दोस्तों कापालिक। पांडवानी की 2 शाखाएं होती है, वेदमती और कापालिक। ठीक है, और इसकी प्रमुख गायिका कौन है? तो इसकी प्रमुख गायिका है, विश्वविख्यात गायिका जो है वो है तीजन बाई। तीजन बाई के जो है पंडवानी के क्षेत्र में बहुत ख्याति प्राप्त है। इनको पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे सम्मान मिल चुके हैं। अगला सवाल देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में फूलों के लिए प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? यहाँ पे स्थल पूछ रहा है। विंता घाटी, लोरो घाटी, मैनपाट की घाटी, या फिर रामपुर। तो फूलों के लिए प्रसिद्ध घाटी बोलेगा तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोरो घाटी। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैनपाट की घाटी में क्या है? यहाँ पे तिब्बती शरणार्थी बसे हुए हैं। ये तिब्बती शरणार्थियों के लिए क्या है? फेमस है। और मेन पार्ट में ही क्या है? मेन पार्ट को ही छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। ये भी एक्स्ट्रा पॉइंट है, याद रखते चलिए। अगला सवाल देख लीजिए, लाल बलुई मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है? मतलब इसकी अम्लीय होती है, क्षारीय होती है, या फिर उदासीन होती है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो लाल बलुई मिट्टी की जो प्रकृति होती है दोस्तों वो होती है अम्लीय। ये अम्लीय प्रकार की होती है। अब देख लीजिए, एक होती है लाल बलुई मिट्टी की प्रकृति अम्लीय होती है। ठीक है, एक होती है काली मिट्टी। ठीक है, तो काली मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है? इसकी प्रकृति होती है क्षारीय। यहाँ पे लाल बलुई की पूछा है तो काली का भी पूछ सकता है। ठीक, यहाँ पे एक महत्वपूर्ण आता है लाल पीली मिट्टी। ठीक है, लाल पीली मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है? इसकी प्रकृति जो है दोस्तों ये होती है अम्लीय प्रकार की होती है। ये अम्लीय प्रकार की होती है। इसका पीएच मान अगर आपसे पूछे तो काली मिट्टी का पीएच मान होता है, पीएच मान होता है दोस्तों 7.6, और अम्लीय जो कि लाल मिट्टी है, लाल पीली मिट्टी है, उसका पीएच मान होता है 6.8। अगला सवाल देख लीजिए, छत्तीसगढ़ का राजकीय फसल क्या है? ठीक है, कोदो कुटकी, रागी, धान, या फिर गेहूं। तो छत्तीसगढ़ का राजकीय फसल है धान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए राजकीय फसल इसलिए नहीं है कि यहाँ पे
इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है? बिल्कुल नहीं, सर्वाधिक उत्पादन नहीं होता है। और छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता है? धान का कटोरा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ को हम कहते हैं धान का कटोरा। अब इसका धान का कटोरा किस लिए कहा जाता है? यहाँ पे सर्वाधिक उत्पादन होता है इसलिए नहीं कहा जाता है। इसका जो शेप है दोस्तों छत्तीसगढ़ का, वो एक कटोरे के समान है। भू आकृतिक जो शेप है या आकृति है वो कटोरे के समान है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? धान का कटोरा कहा जाता है। सर्वाधिक उत्पादन की अगर आपसे बात करें, सर्वाधिक उत्पादन, ठीक है, सर्वाधिक उत्पादन धान का कहाँ पे होता है? ये होता है पश्चिम बंगाल में। इसको भी आपको याद रखना है। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? दक्षिणी बिंदु देखने के लिए देखिए यहाँ पे मैप दिया हुआ है, उसका हम सहारा लेते हैं। ठीक, यहाँ पे जो पॉइंट है दोस्तों उसको बोलते हैं सबसे उत्तरी बिंदु। ये कौन सा पॉइंट है? सबसे उत्तरी बिंदु है। यहाँ जो पॉइंट है वो क्या है? वो सबसे दक्षिणी बिंदु है। सबसे उत्तरी बिंदु का नाम क्या है? सुंदरी गांव। सबसे उत्तरी बिंदु का नाम है दोस्तों सुंदरी गांव। और जो सबसे दक्षिणी बिंदु है उसका नाम क्या है? कोंटा। कोंटा है, ये कौन से जिले में है? ये है सुकमा जिले में। और सबसे उत्तरी गांव कौन से जिले में है? ये है बलरामपुर जिले में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? दक्षिणी बिंदु पूछ रहा है ना, तो दक्षिणी बिंदु में क्या हो जाएगा? कोंटा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। साथ ही साथ आप देख लीजिए सुंदरी गांव जो है ये सबसे उत्तरी बिंदु है। सबसे उत्तरी बिंदु बलरामपुर जिले में आता है। ठीक है, अगर आपसे उत्तरी जिला पूछे, ठीक है, सबसे उत्तरी, देखिए यहाँ पे उत्तरी बिंदु अगर आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा? सुंदरी गांव। उत्तरी जिला अगर पूछे, ठीक है, उत्तरी जिला तो हो जाएगा बलरामपुर। ठीक है, और दक्षिणी जिला अगर पूछे, दक्षिणी जिला तो हो जाएगा सुकमा। अगला सवाल देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में जलवायु का फैलाव कैसा है? छत्तीसगढ़ में जलवायु का फैलाव कैसा है? चलिए देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया है? आर्द्र महाद्वीपीय, उपाद्र महाद्वीपीय, शुष्क महाद्वीपीय और उष्ण महाद्वीपीय। तो यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ में जलवायु का फैलाव है वो है उपाद्र महाद्वीपीय प्रकार का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। लेकिन उपाद्र महाद्वीपीय क्यों, इसको समझते हैं। उपाद्र का क्या मतलब है? ठीक है, महाद्वीपीय का क्या मतलब है? देखिए छत्तीसगढ़ की जो जलवायु है दोस्तों वो उष्ण प्रकार की है। ठीक है, उष्ण, उष्ण का अर्थ क्या होता है? उष्ण का अर्थ होता है गर्म, तो ये गर्म प्रकार की है। ठीक है, और उसकी जलवायु किस प्रकार की है? आर्द्र है। आर्द्र का मतलब क्या होता है? आर्द्र का मतलब होता है शुष्क। आर्द्र का मतलब क्या होता है दोस्तों? शुष्क। तो ये किस प्रकार की है? उष्ण एवं आर्द्र प्रकार की है। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है? उष्ण एवं आर्द्र प्रकार की है, इसीलिए इसको कहा गया है उपाद्र। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखिए छत्तीसगढ़ जो है वो एक भू आवेष्टित राज्य है। भू आवेष्टित राज्य कहने से क्या मतलब है? ठीक है, भू आवेष्टित उसको बोलते हैं दोस्तों जो ना तो किसी देश के सीमा के पास में होता है, ना किसी समुद्र के सीमा के पास में होता है। तो आप जानते हैं छत्तीसगढ़ जो है किसी भी दूसरे देश या किसी भी समुद्र के सीमा के पास में नहीं है, तो उसको बोला जाता है भू आवेष्टित। और जो भी भू आवेष्टित होता है उसको बोलते हैं महाद्वीपीय। ठीक है, भू आवेष्टित को बोलते हैं महाद्वीपीय। अब आपको समझ गया उपाद्र महाद्वीपीय क्यों लिया गया यहाँ पे? इसी कारण से लिया गया है। अगर हमको खाली आप कोई आंसर बता देते उपाद्र महाद्वीपीय तो शायद आपको समझ में नहीं आता, इसलिए हम डिटेल में बता दिए। प्रश्न क्रमांक 409 है, किस भूमि को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि यह पानी बचाती है? चलिए देख लेते हैं। देखिए एक मिट्टी होती है दोस्तों काली मिट्टी। ठीक है, इसको क्या होता है? सिंचाई की बहुत कम आवश्यकता होती है क्योंकि इसकी जो जल धारण क्षमता होती है वो सर्वाधिक होती है। क्या होती है? सर्वाधिक जल धारण क्षमता होती है। इसकी जो जल धारण क्षमता होती है दोस्तों वो सर्वाधिक होती है। इसमें पानी की कमी से क्या होता है? पानी की कमी से दरारें पड़ने लग जाती हैं। ठीक है, दरारें पड़ने लग जाती हैं और इसमें सिंचाई की कम आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। मुख्यतः कृषि कार्य करने वाली जनजाति कौन सी है? आप जानते हैं जनजाति जो है प्रत्येक जनजाति का अलग अलग विशेष कार्य होता है। तो यहाँ पे पूछा है कि कृषि कार्य करने वाली विशेष जनजाति कौन सी है? ठीक है, तो कृषि कार्य करने वाली जनजाति कौन सी है दोस्तों? वो है हलबा। हलबा क्या करती है? ये कृषि कार्य करती है। साथ ही साथ प्रश्न पूछा जाता है कि चिवड़ा पोहा, चिवड़ा अर्थात पोहा बनाने वाली जनजाति कौन सी है? तो वो कौन सी हो जाएगी? हलबा हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब बाकी को भी देख लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मिल सके। भुंजिया जनजाति का मुख्य कार्य क्या होता है? देखिए तप्त लोहे से इलाज,
तप्त लोहे से इलाज, कहने का क्या तात्पर्य है, किसी व्यक्ति का जब तबियत खराब होता है तो क्या करते हैं, लोहे को गर्म करके उसके शरीर में दाग करके उसका इलाज किया जाता है। ठीक है, तो ये पद्धति किसके द्वारा किया जाता है, भुंजिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। कंवर जनजाति का मुख्य कार्य होता है दोस्तों सैन्य कार्य। ठीक है, मुड़िया जनजाति का क्या होता है, काष्ठ। ठीक है, काष्ठ अर्थात लकड़ी, काष्ठ व लौह शिल्पकला। ठीक है, काष्ठ व लौह शिल्पकला किसका कार्य होता है प्रमुख, वो होता है मुड़िया जनजाति का। देखिए सिर्फ काष्ठ बोलेगा तो अलग हो जाएगा, सिर्फ लौह शिल्पकला बोलेगा तो अलग हो जाएगा। जब काष्ठ व लौह शिल्पकला दोनों साथ में देगा तभी आपको मुड़िया टिक करना है, ये आप ध्यान रखिएगा। अगला है उदंती अभ्यारण्य किस राज्य की सीमा पर स्थित है, कौन से राज्य की सीमा पर स्थित है। देखिए मध्य प्रदेश राज्य की सीमा पर क्या है, यहां पर है भोरमदेव अभ्यारण्य। मध्य प्रदेश राज्य की सीमा पर है भोरमदेव अभ्यारण्य, प्लस इसमें है अचानक मार अभ्यारण्य। ठीक है, तो अचानक मार अभ्यारण्य, भोरमदेव अभ्यारण्य दोनों मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। उड़ीसा के सीमा पर स्थित है दोस्तों उदंती अभ्यारण्य। ठीक है, उदंती अभ्यारण्य स्थित है जो कि कहाँ है, गरियाबंद जिले में है। और झारखंड की सीमा पर है सेमरसोत अभ्यारण्य, सेमरसोत अभ्यारण्य। साथ ही साथ बादलखोल अभ्यारण्य, बादलखोल अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों, यह है बादलखोल अभ्यारण्य है जसपुर जिले में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा है, उदंती अभ्यारण्य के बारे में पूछा है तो हो जाएगा उड़ीसा राज्य की सीमा पर। प्रश्न क्रमांक 412, निम्न में से कौन जलप्रपात और स्थित क्षेत्र सुमेलित है, यहाँ पे जो सुमेलित है उसको बताना है। ठीक है, देखिए अमृतधारा जलप्रपात कोरिया बोल रहा है, ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि दोस्तों अमृतधारा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, ये है मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में स्थित है, कोरिया जिले में नहीं है। ठीक है सॉरी, ये नदी अगर आपसे पूछेगा तो क्या हो जाएगा, चलिए नदी को हम बाद में बताते हैं। यहाँ पे सात देवधारा जलप्रपात मुंगेली जिला, बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये मुंगेली जिला में नहीं है, ये कौन से जिला में स्थित है, ये है बीजापुर जिला में। सात धारा जलप्रपात जो है वो बीजापुर जिला में स्थित है। और रानी दरहा जलप्रपात सुकमा जिला, तो ये सही है। ठीक है, रानी दरहा जलप्रपात कौन सी जिला में है, तो ये जो है दोस्तों वो सुकमा जिला में स्थित है। ठीक है, और चित्रकूट जलप्रपात क्या बोल रहा है, बीजापुर जिला, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, चित्रकूट जलप्रपात जो है वो बीजापुर जिला में नहीं है, ये है बस्तर जिला में। ठीक है, ये बस्तर जिला में आता है वर्तमान में। अब देख लीजिए नदियों के बारे में। ठीक है, तो अमृतधारा जलप्रपात कौन सी नदी पर है, ये है हसदेव नदी पर, क्योंकि नदियों के नाम भी बहुत बार पूछता है, जिला का नाम पूछता है और नदियों के नाम मुख्यतः। और सातधारा जलप्रपात है इंद्रावती नदी पर। ठीक है, रानी दरहा जलप्रपात है सबरी नदी पर। और चित्रकूट जलप्रपात है इंद्रावती नदी पर। चलिए अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, पूर्वी जिला पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम बताए क्या हो गया, ये सबसे उत्तरी जिला होता है। यहाँ जो पॉइंट होता है दोस्तों वो सबसे क्या होता है, दक्षिणी जिला होता है। ये वाला जो पॉइंट है वो सबसे क्या होता है, पूर्वी जिला होता है। और यहाँ जो ये सबसे पॉइंट जो है दोस्तों वो कौन से होता है, ये सबसे होता है पश्चिमी जिला। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो यहाँ पे कौन सा जिला है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे है जसपुर जिला। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। जसपुर जिला जो है सबसे पूर्वी जिला है। लेकिन अगर आपसे पूर्वी स्थान करके पूछता है, सबसे पूर्वी स्थान, तो ये क्या हो जाएगा, गिरला, सबसे पूर्वी स्थान है गिरला। और सबसे पश्चिमी स्थान पूछेगा तो क्या हो जाएगा, भद्रकाली, सबसे पश्चिमी स्थान भद्रकाली। और सबसे पश्चिमी जिला पूछेगा तो ये हो जाएगा बीजापुर। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन है, यहाँ पे ऑप्शन पहले से आ गया था, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महेंद्र बहादुर सिंह। ये कौन है, छत्तीसगढ़ के प्रथम प्रोटेम स्पीकर है। और राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जी कौन है, छत्तीसगढ़ के प्रथम विधानसभा, छत्तीसगढ़ के प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष है। छत्तीसगढ़ के प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष है बनवारी लाल अग्रवाल जी। क्या है, छत्तीसगढ़ के प्रथम विधानसभा के क्या है, उपाध्यक्ष हैं। तो प्रथम
विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद शुक्ला, प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष बनवारी लाल अग्रवाल, और पवन दीवान जी कौन है? छत्तीसगढ़ के प्रथम गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, गौ सेवा आयोग के क्या है? अध्यक्ष हैं। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा संभाग क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा संभाग क्षेत्रफल के आधार पर क्या हो जाएगा? देखिए, आप देख करके ही बता सकते हैं, जो अलग अलग कलर में बना हुआ है वो अलग अलग संभाग को दर्शाता है। तो ये वाला जो आप देख रहे हैं ये बहुत बड़ा क्षेत्रफल को दर्शा रहा है। तो ये कौन सा है? ये तो है बस्तर। ठीक है, तो ये बस्तर हो गया। तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा संभाग क्षेत्रफल के आधार पर हो जाएगा बस्तर जिला, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जिसमें क्या है, जिलों के बारे में पूछेगा तो रायपुर में है आपके 6 जिले, बिलासपुर में है 8 जिले, और दुर्ग में है दोस्तों, दुर्ग में है 7 जिले, बस्तर में है आपके 6 जिले, और सरगुजा में क्या हो जाएंगे? 6 जिले। नहीं, ये जिलों के नाम को बाद में अगले वाले क्वेश्चन हम देखेंगे, क्योंकि इसके बारे में हम पढ़ने ही वाले हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। मड़वा ताप विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, मड़वा ताप विद्युत संयंत्र कौन से कहाँ पर स्थित है करके, ठीक है, जिला का नाम पूछ देता है, स्थान का नाम पूछ देता है। ठीक है, तो देखिए बिलासपुर में कौन सा है? यहाँ पे एनटीपीसी सीपत, एनटीपीसी क्या है? सीपत। अगर आपसे पूछेगा कि एनटीपीसी सीपत कहाँ पर स्थित है तो हो जाएगा बिलासपुर में। रायगढ़ में कौन सा है? यहाँ पर है एनटीपीसी लारा। एनटीपीसी लारा कहाँ पर स्थित है? तो ये है दोस्तों रायगढ़ जिले में। रायगढ़ जिले के कौन से स्थान पर? तो ये है पुसौर नामक स्थान पर। और जांजगीर चांपा में कौन सा है? तो यहाँ पर है तेंदू भाठा। ठीक है, जांजगीर चांपा में कौन सा? देखिए मड़वा ताप विद्युत संयंत्र यहीं पर है दोस्तों, जांजगीर चांपा में, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो जांजगीर चांपा कौन से स्थान पर पूछेगा? तो ये हो जाएगा तेंदू भाठा। ठीक है, तेंदू भाठा नामक स्थान पर है। इसका निर्माण कब हुआ था? 2016 में इसका निर्माण हुआ था। इसका उपनाम क्या है? इसका उपनाम है दोस्तों अटल बिहारी, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत संयंत्र जो है इसका उपनाम है। ठीक है, और कोरबा, कोरबा में क्या है? कोरबा के जमनी पाली, कोरबा के जमनी पाली नामक स्थान पर क्या है? एनटीपीसी है। ठीक, तो प्रश्न में तो पूछा था मड़वा ताप विद्युत संयंत्र कहाँ है, बाकी हम जो ताप विद्युत संयंत्र है उनके बारे में बता दिए। अगला सवाल देख लीजिए, नवनिर्मित जिला शक्ति छत्तीसगढ़ के किस दिशा की ओर स्थित है? यहाँ पे हमको क्या पूछ रहा है? नवनिर्मित जिला जो है शक्ति वो छत्तीसगढ़ की कौन सी दिशा की ओर स्थित है? ये छत्तीसगढ़ का मैप है। ठीक है, हम क्या करते हैं, यहाँ से एक दिशा बना लेते हैं। ठीक है, ये वाला। ठीक, तो ये वाला हिस्सा क्या हो गया? ऊपर वाला तो हो गया उत्तर, और ये वाला हिस्सा क्या हो गया? पूर्व हो गया। ठीक, तो हमारा शक्ति जिला आप देख पा रहे हैं जांजगीर चांपा से अलग करके बनाया गया है। तो ये वाला जो जिला है वो क्या है? वो शक्ति जिला है। तो कौन से क्षेत्र में है ये? उत्तर और पूर्व के बीच में है, अर्थात उत्तर पूर्व। ठीक है, उत्तर पूर्व दिशा में है। यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया गया है, क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। सॉरी। अगला सवाल देख लीजिए, पंडवानी लोकगीत में प्रयुक्त होने वाला प्रमुख वाद्य यंत्र निम्न में से क्या है? ठीक है, तो इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र प्रयुक्त होता है? देखिए पंडवानी में प्रमुख कौन सा वाद्य यंत्र उपयोग होता है? एक तो होता है तंबूरा, ठीक है, तंबूरा, और दूसरा क्या होता है दोस्तों? करताल या खड़ताल। तंबूरा और खड़ताल जो है दोस्तों उपयोग में आता है, या इसका प्रमुख उपयोग किया जाता है वाद्य यंत्र के रूप में। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए ऑप्शन में क्या क्या है। खड़ताल यहाँ पे दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, संत वल्लभाचार्य जी का जन्म छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर हुआ था? चंपारण में, गिरौदपुरी में, रतनपुर में, या फिर सिरपुर में? तो वल्लभाचार्य जी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? इनका जन्म हुआ था चंपारण में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। संत वल्लभाचार्य जी कौन थे? भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध संत थे। ठीक है, भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध संत थे। इनको शुद्धाद्वैतवाद, ठीक है, शुद्धाद्वैतवाद का प्रवर्तक माना जाता है। शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? संत वल्लभाचार्य जी थे। ठीक है, और ये चंपारण कहाँ पर स्थित है? ये बिहार वाला चंपारण नहीं है दोस्तों, ये है रायपुर के समीप में जो चंपारण है वो वाला है। ठीक है, गिरौदपुर में कौन से संत का जन्म स्थली है? यहाँ पे गुरु घासीदास, गुरु घासीदास का जन्म, गुरु घासीदास का जन्म कहाँ पर हुआ था? गिरौदपुर नामक स्थान पर हुआ था।
अगला सवाल है, चांग देवी का देवालय किस जिले में स्थित है? तो चांग देवी का देवालय है दोस्तों कहाँ पर है? मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में। ठीक है। शक्ति में क्या है? चंद्रपुर नामक स्थान है जहां पे चंद्रहासनी, यहाँ पे चांग देवी के बारे में पूछा है, हम बता देते हैं चंद्रहासनी देवी का मंदिर है। ठीक है। रतनपुर में क्या है? महामाया देवी का मंदिर है। और डोंगरगढ़ में क्या है? बमलेश्वरी देवी का मंदिर है। अगला सवाल देख लीजिए, द कमार पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है। तो द कमार पुस्तक के लेखक हो जाएंगे दोस्तों श्यामा चरण दुबे जी। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। एस.सी. रॉय ने कौन सी पुस्तक की रचना किया है? द बिरहोर नामक पुस्तक की रचना किसने किया है? एस.सी. रॉय ने। और द कमार पुस्तक लिखे हैं श्यामा चरण दुबे जी ने। जॉर्ज गियर्सन द्वारा लिखा गया दोस्तों द मारिया गॉड्स ऑफ बस्तर। क्या है? द मारिया गॉड्स ऑफ बस्तर। ये किसकी रचना है? ये है जॉर्ज गियर्सन की। और टी.बी. नायक में जो है दोस्तों द भील नामक पुस्तक लिखा है। ठीक है, अच्छे से लिख देते हैं, द भील। और कौन सा पुस्तक लिखा है? द अबुझ मारियाज, 12 भाई बिंजवार। ये सब किसकी रचना है? ये टी.बी. नायक की रचना है। अगला सवाल देख लीजिए, इनमें से क्या उरांव जनजाति की उपजाति नहीं है? यहाँ पे उपजाति के बारे में पूछ रहा है। देखिए, उरांव जनजाति की उपजाति कौन कौन सी होती है? एक होता है धनका सॉरी, एक होता है किसान, तीसरा कौन सा होता है? कुड़ुक या कुड़ुक बोलते हैं। ठीक है। एक और कौन सा होता है? ये होता है धांगड़। एक और कौन सा होता है दोस्तों? कुड़ास। तो यहाँ प्रश्न पूछ रहा है, इनमें से क्या उरांव जनजाति की उपजाति नहीं है? तो देखिए क्या कहा है इसमें, तो कुड़ास है, किसान है, धांगड़ भी है, लेकिन पैकरा नहीं है। तो कौन सा? ये पैकरा जो है वो उरांव जनजाति की उपजाति नहीं है। ये पैकरा किसकी उपजाति है? तो ये है कंवर की, कंवर जनजाति की उपजाति है पैकरा। अब कंवर जनजाति की उपजाति और कौन कौन सी होती है? तो इसकी उपजाति है दोस्तों होती है राठिया। आपने राठिया सुना होगा। ठीक है, राठिया और चेरवा, चेरवा भी इसकी उपजाति है। और एक कौन सा? छत्री, छत्री भी जो है दोस्तों वो कंवर की उपजाति है। छत्तीसगढ़ के प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पे अध्यक्ष के बारे में पूछ रहा है। तो इसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। और बनवारी लाल अग्रवाल जी क्या थे? ये थे उपाध्यक्ष। अगला सवाल है, निम्न में से जनजातियों और उससे संबंधित नृत्य सुमेलित है? जो सुमेलित है उसको बताना है। ठीक है। तो क्या बोल रहा है? बिल्मा नृत्य उरांव जनजाति, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, क्योंकि बिल्मा नृत्य जो है दोस्तों वो किसके द्वारा किया जाता है? वो बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। लिंगोपाटा नृत्य धुरवा जनजाति, ये भी सुमेलित नहीं है, क्योंकि लिंगोपाटा नृत्य जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? प्रधान जनजाति के द्वारा किया जाता है। पैडुल नृत्य अबुझ माड़िया जनजाति, ये भी सुमेलित नहीं है, क्योंकि पैडुल नृत्य डोरला जनजाति द्वारा किया जाता है। अब मरमपाटा नृत्य मुरिया जनजाति, ये सुमेलित है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यही तो हमारा आंसर हो जाएगा, मरमपाटा नृत्य मुरिया जनजाति द्वारा किया जाता है। अब आपको याद रखना है, मरमपाटा नृत्य को ही बोलते हैं मांदरी नृत्य। क्या बोलते हैं? मांदरी नृत्य कहा जाता है। अब देखिए, उरांव जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? सॉरी, उरांव जनजाति द्वारा किया जाता है दोस्तों सरहुल नृत्य। उरांव जनजाति द्वारा सरहुल नृत्य किया जाता है। धुरवा जनजाति द्वारा किया जाता है मड़ई नृत्य। धुरवा जनजाति द्वारा मड़ई नृत्य। अबुझ माड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है ककसार। ककसार या वहीं पे इसको ककसार लेता है या ककसाड़ लेता है। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा? अबुझ माड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है। या इसी को बोलते हैं कोटकी घोड़ा नृत्य। क्या बोला जाता है? कोटकी घोड़ा नृत्य इसको कहा जाता है। अगला सवाल, छत्तीसगढ़ का सहकारिता पुरुष किसे कहते हैं? तो देखिए, छत्तीसगढ़ का सहकारिता पुरुष तो कहते हैं दोस्तों राम गोपाल तिवारी जी को। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन ये करता है कि पुरुष पूछ देता है कि जनक पूछ देता है। ठीक है, तो राम गोपाल तिवारी कौन है? छत्तीसगढ़ के सहकारिता पुरुष। अगर आपसे पूछेगा तो पुरुष पूछेगा तो राम गोपाल तिवारी। छत्तीसगढ़ में सहकारिता के जनक हो जाएंगे दोस्तों ठाकुर प्यारेलाल। ठीक है, और रायपुर जिले में सहकारिता के जनक अगर आपसे पूछेगा, रायपुर जिले में सहकारिता के जनक, ठीक है, रायपुर जिले में सहकारिता के जनक कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे वामन राव लाखे जी और माधवराव सप्रे जी। आप जानते ही हैं ये है छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक। कौन है दोस्तों? छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक।
चलिए अगला सवाल देखते हैं। छत्तीसगढ़ में अदला बदली विवाह किसे कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहले तो अदला बदली विवाह किसको बोलते हैं ये समझ लेते हैं, ठीक है। अदला बदली विवाह किसको बोलेंगे? देखिए, जैसे कि आप अपने ऊपर लेकर के देख लीजिए, मान लीजिए अगर आप कोई लड़का है, ठीक है, तो आप जिससे शादी करते हैं उसके भाई का शादी आपकी बहन के साथ में होता है, ठीक है, तो ये इसको क्या बोलते हैं? अदला बदली विवाह बोलते हैं। अगर आप लड़की हैं तो आप जिससे शादी करते हैं उसकी बहन का शादी आपके भाई के साथ में होता है, तो इसको बोलेंगे अदला बदली विवाह। जैसे यहाँ पे समझ लीजिए, ए कोई क्या है? भाई है, और बी क्या है? बहन है, ठीक है, दोनों भाई बहन है एक परिवार के। दूसरे परिवार के भाई बहन क्या है? सी जो है भाई है और डी क्या है? वो बहन है। तो ये परिवार का जो भाई होता है वो इस वाली बहन से शादी कर लेगा, और इसका जो भाई है वो इसकी बहन से शादी करेगा। तो आपस में जब ऐसी शादी होता है उसको बोलते हैं अदला बदली विवाह, ठीक है। तो उसी को क्या बोला जाता है? अदला बदली विवाह को ही बोलते हैं दोस्तों गुरावट विवाह। गुरावट विवाह, या इसी को बोलते हैं विनिमय विनिमय विवाह, इसको बोला जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अदला बदली विवाह बोलते हैं गुरावट विवाह को या विनिमय विवाह को। अब लमसेना क्या होता है? लमसेना विवाह होता है दोस्तों सेवा विवाह, ठीक है। सेवा विवाह को लमसेना विवाह बोलते हैं। क्या होता है इसमें? वधु मूल्य चुकाने में असमर्थ रहता है वर, तो क्या करता है? वो अपने ससुराल में जाकर के कुछ दिन सेवा करता है, जिससे वो वधु मूल्य उसको देना नहीं पड़ता है, ठीक है। और उतो विवाह क्या होता है? विधवा पुनर्विवाह, जब विधवा स्त्री की फिर से विवाह किया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? अर उतो विवाह कहा जाता है। ये तो हो गया विधवा पुनर्विवाह। अब परिंग विवाह क्या है? वधु मूल्य अदा करके, ठीक है, अगर कोई वधु मूल्य दे देता है, ठीक है, तो वधु मूल्य अदा करके जो विवाह किया जाता है उसको बोलते हैं दोस्तों परिंग विवाह। अगला है, किस मिट्टी को छत्तीसगढ़ में टिकरा कहा जाता है? तो टिकरा मिट्टी किसको कहते हैं? चलिए देख लेते हैं। लाल पीली मिट्टी जो है उसको बोलते हैं मटासी। लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? मटासी। लाल रेतीली मिट्टी को बोलते हैं टिकरा मिट्टी, यही हमारा आंसर होगा। और लाल दोमट मिट्टी, ठीक है, क्या है? काली मिट्टी। काली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? कन्हार। सॉरी, काली मिट्टी का स्थानीय नाम है कन्हार। तो यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछा है? टिकरा मिट्टी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, किस जनजाति में युवा गृह का प्रचलन नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, लास्ट में है करके पूछ रहा है कि नहीं है करके पूछ रहा है, ठीक है। तो किस जनजाति में युवा गृह का प्रचलन नहीं है करके पूछ रहा है। देखिए, उरांव जनजाति में तो युवा गृह का प्रचलन है, क्योंकि इसकी युवा गृह को कहते हैं धुमकुरिया। धुमकुरिया कहते हैं इसकी युवा गृह को। मुरिया जनजाति में भी है, इसके युवा गृह को कहते हैं गोटुल। गोटुल कहते हैं, या इसको कहते हैं घोटुल, दोनों सही है, ठीक है। अब बिरहोर जनजाति में भी युवा गृह का प्रावधान है, इसके बिरहोर जनजाति के युवा गृह को कहते हैं गितिओना, ठीक है, गितिओना कहते हैं। लेकिन भतरा जनजाति में क्या है? इसमें नहीं है, क्या नहीं है? युवा गृह का प्रचलन इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ का कश्मीर किसे कहते हैं? ऐसे प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछ देते हैं, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का कश्मीर किसे कहते हैं? बस्तर को कहते हैं साल वनों का द्वीप। साल वनों का द्वीप किसे कहते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं बस्तर को। सरगुजा को कहते हैं, सरगुजा में क्या है? रामगढ़ की पहाड़ी, रामगढ़ की पहाड़ी स्थित है सरगुजा में। चैतुरगढ़, चैतुरगढ़ को क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़ का कश्मीर। छत्तीसगढ़ का कश्मीर पूछेगा तो चैतुरगढ़। और लाफागढ़ को क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़ का कहते हैं चित्तौड़। छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ किसे कहते हैं? लाफागढ़ को कहते हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, चैतुरगढ़ और लाफागढ़ दोनों कहाँ हैं? दोनों के दोनों कोरबा जिले में स्थित हैं। और यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा है? कश्मीर, तो छत्तीसगढ़ का कश्मीर को बोलते हैं चैतुरगढ़ को। धनकुल गीत कहाँ गाते हैं? कहाँ पर धनकुल गीत गाया जाता है? देखिए, धनकुल गीत जो है बस्तर अंचल में गाया जाता है या बस्तर जिला में, ठीक है, बस्तर जिला या बस्तर अंचल में गाया जाता है क्या? धनकुल गीत। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सी जनजाति के द्वारा प्रमुखता गाया जाता है? तो ये हलबा प्लस भतरा जनजाति के द्वारा, हलबा और भतरा जनजाति के द्वारा गाया जाता है। अगर आपसे भाषा पूछेगा, ठीक है, भाषा, तो कौन सा भाषा हो जाएगा? ये हलबी भाषा में गाया जाता है, ठीक है दोस्तों। ये कौन सी भाषा में गाया जाता है? हलबी भाषा में गाया जाता है। अगला देख लेते हैं इसका ऑप्शन, रायपुर जिला, सॉरी ये सरगुजा जिले में कौन से बोली जाती है? यहाँ पे धनकुल गीत कहाँ है? बस्तर अंचल में। सरगुजा जिला में, सरगुजा अंचल में सदरी बोली बोली जाती है, ठीक है। और बिलासपुर जिला में क्या फेमस है? राउत नाचा। बिलासपुर जिले का राउत नाचा सर्वाधिक फेमस है।
जलवायु किस भाषा का शब्द है? ठीक है, तो देखिए ना तो जलवायु जो है ना तो हिंदी है, ना तो उर्दू है, ना तो फारसी है। जलवायु जो है वो अरबी भाषा का शब्द है। अगला सवाल देख लीजिए, ठीक है। कहाँ का मड़ई सर्वाधिक प्रसिद्ध है? इसको हम इंपॉर्टेंट पॉइंट की सहायता से देखेंगे। तो कहाँ का मड़ई सर्वाधिक प्रसिद्ध है? देखिए नारायणपुर का मड़ई जो है सर्वाधिक प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर बी तो इसका सही जवाब होगा ही। ठीक है, अब इसकी शुरुआत कब की गई थी? शुरुआत किसने किया था? इसका शुरुआत किया था पुरुषोत्तम देव ने। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, ठीक है, इसलिए हम पूरे सब पॉइंट को समझा दे रहे हैं। शुरुआत किसने किया था? पुरुषोत्तम देव ने किया था। ये कौन से वंश का शासक था? तो ये था काकतीय वंश का शासक। काकतीय वंश का शासक था। ठीक है, कौन से क्षेत्र में? तो बस्तर संभाग में। ठीक है, बस्तर संभाग में जनजाति, कौन सी जनजाति द्वारा मुख्यतः किया जाता है? मुड़िया, मुड़िया या माड़िया जनजाति के द्वारा। अवसर किस अवसर पर किया जाता है दोस्तों? तो ये फसल कटने के अवसर पर या फसल कटने के बाद में यहाँ मड़ई का आयोजन किया जाता है। आराध्य देव के रूप में किसकी पूजा की जाती है करके पूछता है, तो ये है अंगादेव। अंगादेव की पूजा की जाती है। अंगादेव के बारे में एक और प्रश्न पूछता है कि इनका निर्माण किससे किया जाता है? तो काष्ठ से किया जाता है। काष्ठ अर्थात लकड़ी से, ठीक है, लकड़ी से निर्माण किया जाता है अंगादेव का। आयोजन कौन से माह में किया जाता है? प्रमुखतः फरवरी माह में इसका आयोजन किया जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर एक और चीज पूछता है, इस समय मड़ई महोत्सव में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो यहाँ पर एबालतोर नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य? एबालतोर नृत्य किया जाता है। अगला सवाल, कर्क रेखा छत्तीसगढ़ में सबसे कम किस जिले से गुजरती है? ठीक है, सबसे कम कौन से जिले से गुजरता है? तो पहले तो आप समझ लीजिए कि कर्क रेखा होता क्या है। तो 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा है, ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, उसी को क्या बोलते हैं? उसी को कर्क रेखा बोलते हैं। ठीक है, कर्क रेखा छत्तीसगढ़ में कितने जिले से गुजरती है? ये 4 जिले से होकर गुजरती है। तो सबसे कम मात्रा में कौन से जिले से गुजरता है? तो सबसे कम गुजरता है कोरिया जिले से, और सबसे अधिक अगर आपसे पूछेगा तो हो जाएगा बलरामपुर जिले से। सबसे अधिक बलरामपुर जिले से और सबसे कम कोरिया जिले से होकर के गुजरता है। अगला सवाल, परजा जनजाति में गांव का मुखिया क्या कहलाता है? तो परजा जनजाति में जो गांव का मुखिया होता है दोस्तों, उसको बोलते हैं मडुली। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, गुनिया किसको बोलते हैं? जो झाड़ फूंक करने वाला जो होता है, झाड़ फूंक करने वाला जो होता है उसको बोलते हैं गुनिया। कहीं कहीं पर उसको बोलते हैं बैगा, या गुनिया बैगा दोनों बोल देते हैं। ठीक है, सिरेदार क्या होता है दोस्तों? जो मुड़िया जनजाति का जो युवा गृह होता है घोटुल, उसका जो पुरुष प्रमुख होता है, ठीक है, पुरुष प्रमुख जो होता है उसको क्या बोलते हैं? सिरेदार। और महिला प्रमुख को क्या बोलते हैं? ठीक है, महिला प्रमुख को बोला जाता है दोस्तों, जब महिला प्रमुख होगी तो महिला प्रमुख को बोला जाता है बेलोसा। किस जनजाति में विवाहित महिलाएं सफेद साड़ी पहनती हैं? आप जानते हैं कि ज्यादातर समाज में क्या होती है, जो विधवा महिलाएं होती हैं वो सफेद साड़ी पहनती हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है? विवाहित महिलाएं सफेद साड़ी पहनती हैं। कौन सी जनजाति में? तो वह जनजाति कौन सी है? वो है भुंजिया जनजाति। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब भुंजिया जनजाति के बारे में एक चीज इंपॉर्टेंट आप देख लीजिए, भुंजिया जनजाति का जो रसोई घर होता है, ठीक है, क्या होता है? भुंजिया जनजाति का रसोई घर, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोलते हैं दोस्तों लाल बंगला। भुंजिया जनजाति का रसोई घर को कहते हैं लाल बंगला। अगला सवाल, छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में कौन सी छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में कौन सी जाति धातु मूर्ति कला का कार्य करती है? ठीक, तो जो झारा जाति है वो रायगढ़ जिले की प्रमुख मूर्ति कला है, रायगढ़ जिले की। मलार जाति है वो सरगुजा जिले की है, मलार जाति सरगुजा जिले की। गढ़वा जाति जो है वो बस्तर जिले की है। ठीक है, तो यहां पे क्या पूछ रहा है? सरगुजा जिले में, तो सरगुजा जिले का है मलार। ऑप्शन नंबर बी। छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक है? अब देखिए, अक्षांशीय विस्तार पढ़ने के लिए क्या है? जो अक्षांश रेखाएं किसे कहती हैं? जो पूर्व से पश्चिम की ओर इस प्रकार से रेखाएं गई होती हैं उनको बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। ठीक है, और जो उत्तर ऊपर से नीचे की ओर आ रही होती हैं उनको बोलते हैं देशांतर रेखाएं। ठीक है, तो अक्षांशीय विस्तार पूछ रहा है, तो सबसे उत्तरी पॉइंट ये वाले अक्षांश रेखा से सबसे दक्षिणी पॉइंट ये वाले अक्षांश रेखा तक, ये क्या है? छत्तीसगढ़ का विस्तार है। ये जो पॉइंट है इसको क्या है? इसको बोलते हैं 24 डिग्री और 5 सेकेंड, और इसको बोलते हैं 17 डिग्री और 46 सेकेंड।
ठीक है। तो इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, 17 डिग्री 46 मिनट से 24 डिग्री 5 मिनट तक, ठीक है। अब छत्तीसगढ़ जो है हमारा वो कौन सा है, वो उत्तरी अक्षांश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, उत्तरी अक्षांश में स्थित है, ठीक है। इसीलिए क्या बोलेंगे, 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, पेज किस जनजाति का पेय पदार्थ है, ठीक है। तो पेज जो है दोस्तों वो कौन सी जनजाति का पेय पदार्थ है, आप जानते हैं जनजातीय समाज में विभिन्न प्रकार के पेय पदार्थ होते हैं, ठीक। तो कौन कौन से, चलिए देख लेते हैं। मुड़िया जनजाति का प्रमुख पेय पदार्थ कौन सा है, सल्फी। सल्फी जो है वो मुड़िया जनजाति का पेय पदार्थ है। बैगा जनजाति का प्रमुख पेय पदार्थ है ताड़ी, ठीक है, क्या है, ताड़ी। गोंड जनजाति का पेय पदार्थ है पेज। और कोसमा किसका प्रमुख पेय पदार्थ है, तो कोसमा है उरांव जनजाति का। यहाँ पे पूछा क्या है, पेज के बारे में, तो ये गोंड जनजाति का प्रमुख पेय पदार्थ है। सिरपुर का प्राचीन नाम इनमें से कौन सा है करके पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए बताते हैं, देखिए मणिपुर या रत्नावली, मणिपुर या रत्नावली या फिर रत्नपुर, ये किसका प्राचीन नाम है, ये तो है रतनपुर का, रतनपुर का प्राचीन नाम है, ठीक है। अब चित्रांगदपुर किसका नाम है, तो चित्रांगदपुर जो है सिरपुर का प्राचीन नाम है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब दमोदरा क्या है, दमोदरा को ही बोलते हैं गुंजी, ठीक है, क्या बोलते हैं, गुंजी। दमोदरा या गुंजी नामक स्थान पर, या इसी को क्या बोलते हैं, ऋषभ तीर्थ, इसी को बोलते हैं दोस्तों ऋषभ तीर्थ। क्या बोलते हैं, दमोदरा, गुंजी या ऋषभ तीर्थ, इसी को बोलते हैं। ये कहाँ पर स्थित है, ये शक्ति जिला में स्थित है। पहले क्या जांजगीर चांपा जिला में था, ये शक्ति जिला में स्थित है। शक्ति से जब कोरबा की तरफ जाते हैं तो शक्ति कोरबा मार्ग में ये स्थित है। ये छत्तीसगढ़ ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव के संबंधित क्या है, दर्शनीय स्थल है। अगला सवाल, अंतिम स्वतंत्र कलचुरी शासक इनमें से कौन थे, ठीक है। अंतिम कलचुरी शासक इनमें से कौन थे। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अंतिम स्वतंत्र कलचुरी शासक कौन थे, ठीक, चलिए देख लेते हैं। देखिए अगर आपको पूछे कि अंतिम कलचुरी शासक, ठीक है, या अंतिम स्वतंत्र कलचुरी शासक कौन हो जाएंगे, रघुनाथ सिंह। अब इनके बारे में देख लेते हैं। रघुनाथ सिंह ने कब से कब तक शासन किया था, इसने 1732 से लेकर के 1745 तक शासन किया था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ था, इनका जो है 1732 से लेकर के 1741 तक क्या किया था, स्वतंत्र शासन किया था, ठीक। आप ध्यान दीजिएगा, रघुनाथ सिंह ने 1732 से लेकर के 1741 तक स्वतंत्र शासन किया था। तो यही क्या है, छत्तीसगढ़ के कलचुरी वंश के अंतिम स्वतंत्र शासक है रघुनाथ सिंह, ठीक है। लेकिन 1741 के बाद, ठीक है, 1741 से लेकर के 1745 तक ये क्या किए थे, ये मराठाओं के अधीन में शासन किया था, ठीक है। क्या किया था, मराठाओं के अधीन शासन किया था। तो यहां से एक प्रश्न पूछता है कि छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठाधीन कलचुरी शासक कौन थे, तो ये हो जाएंगे रघुनाथ सिंह, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले मराठाओं के अधीन शासन किया था। कब से कब तक, 1741 से 1745 तक। अब यहां से एक प्रश्न और पूछ देता है, ठीक है, मोहन सिंह के बारे में, कि मोहन सिंह कौन है, तो यह है अंतिम मराठाधीन शासक। ये कौन है दोस्तों, अंतिम मराठाधीन शासक कौन है, यह है मोहन सिंह। अगला सवाल है, लॉ एस्क किस क्रम के सेल समूह से प्राप्त होता है, ठीक है। तो चलिए बताते हैं। देखिए आर्कियन सेल समूह से क्या प्राप्त होता है, फेल्सपार। आर्कियन सेल समूह से फेल्सपार प्राप्त होता है। कडप्पा सेल समूह से प्राप्त होता है चूना पत्थर, ठीक है, कडप्पा सेल समूह से चूना पत्थर प्राप्त होता है। साथ साथ हमको डोलोमाइट की भी प्राप्ति होती है, डोलोमाइट की प्राप्ति होती है। और किसकी प्राप्ति होती है, क्वार्टज की भी प्राप्ति होती है। धारवाड़ सेल समूह से प्रमुखतः लौह अयस्क की प्राप्ति होती है, प्रमुखता किसके, लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ हमको टीन की भी प्राप्ति होती है और कोरंडम की भी प्राप्ति होती है, ठीक है। गोंडवाना सेल समूह से आप जानते हैं कोयला की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे पूछा क्या है, लौह अयस्क के बारे में, तो धारवाड़ सेल समूह इसका सही जवाब हो जाएगा।
चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है, छत्तीसगढ़ की जीवाश्म रहित सेल समूह कौन सी है। अब जीवाश्म रहित से क्या मतलब होता है दोस्तों, जिसमें जीवों के अंश नहीं पाए जाते हैं उसको बोलते हैं जीवाश्म रहित सेल समूह। ठीक है, तो ये कौन सा है, ये हो जाएगा आर्कियन सेल समूह, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कौन सा सेल समूह पाया जाता है, यही आर्कियन सेल समूह। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक सेल समूह कौन सा है, आर्कियन पाया जाता है, जो कि कुल सेल समूह का 50% लगभग है। ठीक है, और ये कौन से क्षेत्र में पाया जाता है छत्तीसगढ़ के, तो ये संपूर्ण छत्तीसगढ़ में। ठीक है, संपूर्ण छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार है। अपहरण विवाह को इस राज्य में किस नाम से जाना जाता है। अब अपहरण विवाह क्या होता है पहले वो समझ लीजिए। अगर आप किसी युवती से शादी करना चाहते हैं, ठीक है, और किसी कारणवश कोई शादी के लिए नहीं मान रहा है, तो उसका अपहरण करके अगर आप विवाह करते हैं तो उसको बोला जाएगा अपहरण विवाह। जनजातीय समाज में जब ये होता है तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोला जाता है पायसुतुर विवाह। ठीक है, पायसुतुर विवाह बोलते हैं। पायसुतुर का अर्थ क्या हुआ, किसी को पाने को आतुर, पाने को आतुर अर्थात क्या हो जाएगा, पायसुतुर। तो क्या हो गया, अपहरण विवाह जो है यही होता है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए लमसेना विवाह क्या होता है। लमसेना विवाह होता है सेवा विवाह। ठीक है, सेवा विवाह होता है। ढुकू विवाह क्या होता है, देखिए पायसुतुर विवाह के विपरीत। ठीक है, जब कोई युवक युवती की अपहरण करता है तो क्या कहलाता है, पायसुतुर कहलाता है। लेकिन युवती अगर किसी से शादी करना चाहती है, उसके घर में घुस जाती है जाकर के और आने के लिए मना कर देती है, तो इस प्रकार के जो विवाह होता है उसको बोलते हैं ढुकू विवाह। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, घर में घुस करके शादी किया जाता है। ठीक है, अब गुरावट क्या होता है, गुरावट या इसी को कहते हैं दोस्तों गुरावट, या बोलते हैं विनिमय विवाह, या इसी को बोलते हैं अदला बदली विवाह, जिसका हम पिछले प्रश्न में जिक्र कर चुके हैं। अगला सवाल देख लीजिए, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा को छोड़ने वाला राज्य कौन सा है। देख लीजिए ये उड़ीसा राज्य है दोस्तों, यहां से जसपुर के आधे हिस्से से प्रारंभ होता है, ये यहां से होते हुए, ठीक है, इन सभी जिलों को कुल मिलाकर के 9 जिलों को टच करते हुए यहाँ पर सुकमा जिला में आके खत्म होता है। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ सबसे लंबी सीमा को छूने वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा उड़ीसा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका सही जवाब हो जाएगा। लेकिन कब, जब सबसे लंबी सीमा को छूने वाला राज्य पूछेगा तब। ठीक है, क्या हो जाएगा, उड़ीसा जिला हो जाएगा, सॉरी उड़ीसा राज्य हो जाएगा। अब सबसे अधिक सीमा से लगे हुए करके पूछेगा तो क्या हो जाएगा, अधिक से मतलब जिला से, छत्तीसगढ़ के सबसे सर्वाधिक जिला से लगे हुए राज्य कौन सा है, तो यहाँ पे उड़ीसा भी होगा, क्योंकि उड़ीसा में भी 9 जिला है और मध्य प्रदेश में भी 9 जिला है। अगला सवाल है, गहरी उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं। ठीक है, तो गहरी उपजाऊ भूमि को बोलते हैं दोस्तों बहारा। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, पानी की अधिकता होती है। ठीक है, पानी की अधिकता होती है। ठीक है, और यहाँ पे पानी जो है प्रायः थोड़ी गहराई में जमीन होती है, इस कारण से क्या होता है, पानी इसमें साल भर मतलब वर्ष भर क्या होता है, बहता रहता है, तो क्या बोलते हैं उसको, बहारा बोलते हैं। ठीक है, टिकरा मिट्टी, टिकरा किसको बोलते हैं, लेटेराइट मिट्टी को, लेटेराइट मिट्टी को क्या बोलते हैं, टिकरा मिट्टी बोला जाता है। भर्री किसको बोलते हैं, उच्च भी भूमि में, ठीक है, काली मिट्टी को ही भर्री कहा जाता है, काली मिट्टी को ही भर्री कहा जाता है। लेकिन कब, जब ये उच्च स्थान पर, ऊंचे स्थान पर जब रहती है तो इसको काली मिट्टी को भर्री कहा जाता है। भटरंगी किसको कहा जाता है, बहुत ऊंचे मिट्टी की भूमि जिसमें पानी की कमी होती है। ठीक है, पानी की कमी होती है, ठीक है, उच्च भूमि, तो उसको क्या बोलते हैं, भटरंगी बोलते हैं। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी देख लेते हैं। चलिए, नंदीराज चोटी की ऊंचाई कितनी है, 1210 मीटर है। ठीक, बदरगढ़ चोटी की ऊंचाई कितनी है, 1176 मीटर। लाफागढ़ चोटी की ऊंचाई कितनी है, 1048 मीटर। और गौरलाटा चोटी की ऊंचाई कितनी है, 1225 मीटर। अब आप देख के बता सकते हैं कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गौरलाटा चोटी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, पूर्वी बघेलखंड के पठार की बनावट किससे हुई है। ठीक है, तो पूर्वी बघेलखंड का पठार क्या है पहले तो ये समझ लीजिए। ठीक है, छत्तीसगढ़ को यहां से यहां तक जब हम विभाजित करेंगे, ठीक है, और इसको इस प्रकार से विभाजित किया गया है। कैसा विभाजन, छत्तीसगढ़ का जब हम प्राकृतिक विभाजन करते हैं, छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन, तो किस प्रकार से, इस प्रकार से विभाजित करते हैं, तो ये वाला हिस्सा जो है वो क्या कहलाता है, पूर्वी बघेलखंड का पठार कहलाता है। ये कहलाता है दोस्तों जसपुर, जसपुर पाट प्रदेश है ये। ठीक,
अब इसको यहां से यहां तक ऐसे विभाजित करेंगे तो ये मध्य वाला हिस्सा जो है दोस्तों उसको बोलते हैं महानदी बेसिन। महानदी बेसिन इसको कहा जाता है, ठीक है। ये इसको क्या बोलते हैं, दंडकारण्य का क्षेत्र। इसको दंडकारण्य का क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि पूर्वी बघेलखंड का पठार क्या है। ये वाला हिस्सा जो है वो पूर्वी बघेलखंड का पठार कहा जाता है। अब इसकी बनावट किससे हुई है, तो इसकी बनावट हुई है दोस्तों किससे, गोंडवाना क्रम के शैल समूह से, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, दलहा पहाड़ कहां पर स्थित है, कांकेर में, अकलतरा में, धमतरी में या फिर बलौदा बाजार में। तो दलहा पहाड़ जो है दोस्तों वो अकलतरा में स्थित है, ठीक है। ये दलहा पहाड़ अकलतरा में स्थित है। अकलतरा कौन से जिले में आता है, तो ये है जांजगीर चांपा जिला में। जांजगीर चांपा जिला में क्या होता है, दलहा पहाड़ आता है, ठीक है। अब देख लीजिए कांकेर में कौन सा पहाड़ है, आप जानते हैं गढ़िया पहाड़। गढ़िया पहाड़ कहाँ पर स्थित है, गढ़िया पहाड़ स्थित है कांकेर में। धमतरी में क्या है, आप जानते हैं सुक्तिमती पर्वत। सुक्तिमती पर्वत या इसी को बोला जाता है सिहावा। सिहावा पर्वत कहाँ पर स्थित, धमतरी में। बलौदा बाजार में है दोस्तों छाता पहाड़। लोरो घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक। तो लोरो घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है, ये फूलों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा लोरो घाटी, ठीक है। अभी लोरो घाटी कहाँ पर स्थित है, यह है जसपुर जिले में। लोरो घाटी स्थित है दोस्तों जसपुर जिले में, ठीक है। अब ये इसको क्या बोलते हैं, फूलों की घाटी भी बोला जाता है, ठीक है। कौन कौन से बोला जाता है, फूलों की घाटी। लेकिन आप याद रखिएगा फूलों की घाटी किसको बोलते हैं, केशकाल घाटी को भी बोला जाता है। तो सीजीपीएससी में फूलों की घाटी लिया गया है लोरो घाटी को, और सीजी व्यापम में जो है फूलों की घाटी लिया गया है केशकाल घाटी को। तो दोनों को आपको याद रखना है, ठीक है। सागौन वृक्ष के लिए कौन सा घाटी फेमस है, तो यह है खुरसेल घाटी, ठीक है। सागौन वृक्ष के लिए खुरसेल घाटी फेमस है। लौह अयस्क के लिए क्या है, चिल्फी घाटी। लौह अयस्क के लिए चिल्फी घाटी प्रसिद्ध है। और अभ्रक प्राप्ति के लिए कौन सी घाटी, झीरम घाटी। प्रश्न क्रमांक 450, चर्रे मर्रे जलप्रपात कहां पर स्थित है। तो दोस्तों चर्रे मर्रे जलप्रपात कहां पर स्थित है, ये कांकेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब दंतेवाड़ा में कौन सा जलप्रपात है, बहुत सारे जलप्रपात है पर हम मुख्य मुख्य बता देते हैं। दंतेवाड़ा में है फूलपाड़, फूलपाड़ जलप्रपात। नारायणपुर में कौन सा है, यहां पर है खुरसेल, खुरसेल जलप्रपात। बीजापुर में क्या है, सात धारा, ये क्या है, सात धारा जलप्रपात है, ठीक है। और कांकेर की कौन सी घाटी में चर्रे मर्रे जलप्रपात है, तो यहां पर है पिंजारिन घाटी। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ में नदी अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ को नदी अपवाह तंत्र में पहला तो है दोस्तों सोन या गंगा अपवाह तंत्र, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है महानदी, महानदी अपवाह तंत्र। तीसरा क्या है, गोदावरी, गोदावरी अपवाह तंत्र। चौथा है ब्राह्मणी अपवाह तंत्र। और पांचवा है नर्मदा, नर्मदा अपवाह तंत्र। तो कितने भागों में बांटा गया नदी अपवाह तंत्र को, 5 भागों में, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, टीन की प्राप्ति किस घाटी से होती है, ठीक है। टीन की प्राप्ति किस घाटी से होती है, चलिए देख लेते हैं। महानदी घाटी से जो है प्रायः कोयला की प्राप्ति होती है। मांड नदी घाटी से भी क्या प्राप्त होती है, कोयला की प्राप्ति होती है। वास नदी घाटी जो है दोस्तों इससे हमको टीन की प्राप्ति होती है, ठीक है। और ये कहां पर स्थित है, ये बस्तर में, वास नदी घाटी, ऑप्शन नंबर सी। महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, ठीक है। तो महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी क्या है दोस्तों, यह है महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब सहायक नदी का क्या मतलब हुआ कि एक मुख्य नदी है, ठीक है। मान लीजिए महानदी यहाँ से बहते हुए आ रही है, इधर से मांड नदी आती है, उत्तर तरफ से आकर के मिल गई यहाँ चंद्रपुर में, ठीक है। शिवनाथ नदी इधर से आई और आकर के मिल गई यहाँ पे शिवरी नारायण में। तो एक मुख्य नदी, उसमें आकर के जो नदियां मिलती जा रही हैं उनको बोलती हैं सहायक नदियां। तो सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी, शिवनाथ नदी जो है वो महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी हो जाएगी। इनमें से क्या महानदी का प्राचीन नाम नहीं है करके पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए बताते हैं, कनक नंदिनी जो है दोस्तों वो महानदी का प्राचीन नाम है। क्या है, महानदी का प्राचीन नाम क्या है,
कनक नंदिनी। नीलोत्पला कब कहा जाता था? महानदी को सतयुग में, ठीक है, सतयुग में या वायु पुराण में, सतयुग में या वायु पुराण में महानदी का नाम क्या था? नीलोत्पला, ठीक है। द्वापर युग या स्कंद पुराण में, ठीक है, द्वापर युग या स्कंद पुराण में महानदी का क्या नाम था? तो वहां पर था चित्रोत्पला, ठीक है। लेकिन मंदाकिनी जो है दोस्तों वो महानदी का नाम नहीं है। ये किसका नाम है? ये इंद्रावती नदी का, इंद्रावती नदी का प्राचीन नाम है मंदाकिनी। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब वर्तमान में क्या है महानदी कहा जाता है? महानदी क्यों कहा जाता है वर्तमान में? ठीक है, क्योंकि एक ऋषि थे दोस्तों छत्तीसगढ़ में, श्रृंगी ऋषि, उनकी प्रिय शिष्य का नाम था, क्या था? उनकी प्रिय शिष्य का नाम था महानंदा। महानंदा उनकी प्रिय शिष्य का नाम था, उन्हीं के नाम पर महानदी का नाम पड़ा है। अगला देखते हैं, दंडकारण्य की जीवन रेखा किसे कहते हैं? तो महानदी को तो कहते हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा किसे कहते हैं? महानदी को। रिहंद नदी को कहते हैं सरगुजा, सरगुजा की जीवन रेखा। अरपा नदी को कहते हैं बस्तर की जीवन रेखा, ठीक है। और दंडकारण्य की जीवन रेखा किसको को बोलते हैं? इंद्रावती नदी को, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? दंडकारण्य। लेकिन अगर आपको बस्तर पूछता है तो ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। दंडकारण्य या बस्तर की जीवन रेखा किसको बोलेंगे? सॉरी, ये अरपा नदी जो है दोस्तों वो बस्तर नहीं होगा, बिलासपुर होगा। बिलासपुर की जीवन रेखा क्या है? अरपा नदी। और इंद्रावती नदी जो है वो दंडकारण्य या बस्तर की जीवन रेखा है। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। अगला सवाल, छत्तीसगढ़ में केदार तीर्थ कहां पर स्थित है? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में केदार तीर्थ स्थित है दोस्तों मुंगेली जिले में। मुंगेली जिले के कहां पर? मदकू द्वीप में। मदकू द्वीप में क्या है? केदार तीर्थ स्थित है, ठीक है। अब देख लीजिए शिवरी नारायण में क्या है? शिवरी नारायण में है दोस्तों वैष्णव तीर्थ, वैष्णव तीर्थ है, ठीक। एक और क्या है यहां पे? एक और है गुप्त तीर्थ, और एक और क्या है दोस्तों? ये है तीर्थराज। ये तीनों का है शिवरी नारायण में, ठीक है। अब राजिम में, राजिम में क्या स्थित है दोस्तों? ये राजिम में स्थित है बद्री तीर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस संभाग में सर्वाधिक जिले हैं? ठीक है, तो कौन से संभाग में सर्वाधिक जिले हैं? चलिए देख लेते हैं। देखिए सरगुजा संभाग में कितने जिले हैं? सरगुजा संभाग में है 6 जिले, बिलासपुर संभाग में है 8 जिले, रायपुर संभाग में कितने जिले हैं? 5 जिले, और बस्तर संभाग में है 7 जिले, ठीक है। एक और संभाग कौन सा है? दुर्ग। तो दुर्ग संभाग में कितने जिले हैं? इसमें भी हैं 7 जिले। कुल मिलाकर के अभी वर्तमान में 33 जिले स्थित है। तो यहाँ पे पूछ रहा है सर्वाधिक जिले, तो आप देख सकते हैं बिलासपुर जिले में क्या है? बिलासपुर संभाग में क्या है? सर्वाधिक जिले हैं 8 जिले। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला सवाल है, इनमें से किस स्थान पर त्रिवेणी संगम नहीं है? त्रिवेणी संगम का मतलब क्या होता है? जहां पर 3 नदियां आकर के मिलती हैं उनको क्या बोलते हैं? त्रिवेणी संगम कहा जाता है, ठीक है। तो चंद्रपुर में क्या है? त्रिवेणी संगम है। कौन कौन से नदी का? महानदी, मांड नदी, और कौन सा नदी? लात नदी का, ठीक है। राजिम में भी त्रिवेणी संगम है। कौन कौन से? इसमें है महानदी प्लस पैरी नदी, और कौन सा नदी? सोंढूर नदी। इन तीनों नदियों का संगम का है राजिम में, ठीक है। शिवरी नारायण में क्या है? शिवरी नारायण में भी त्रिवेणी संगम है। कौन कौन से नदी का? यहां पर है महानदी, शिवनाथ नदी, और कौन सी नदी दोस्तों? एक है जोंक नदी। इन तीनों नदियों का त्रिवेणी संगम कहां पर है? शिवरी नारायण पे। लेकिन महादेवपाली में क्या है? त्रिवेणी संगम नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। लेकिन मांड नदी जो है दोस्तों, मांड नदी, सॉरी केलो नदी, केलो नदी जो है दोस्तों वो कहाँ आकर के मिलता है? केलो नदी महानदी में आकर के मिलता है। कहां पर? महादेवपाली नामक स्थान पर। तो इसको आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी किसे कहते हैं? अब चेरापूंजी का अर्थ क्या होता है दोस्तों? जहां पर भारत का ऐसा स्थान जहां पर सर्वाधिक वर्षा होता है उसको क्या बोला जाता है? चेरापूंजी कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ में जो ऐसा स्थान जहां पर सर्वाधिक वर्षा होगा उसको बोला जाएगा
छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी। तो ऐसा स्थान कौन सा है, वो है अबूझमाड़ की पहाड़ी, ऑप्शन नंबर ए। इसको क्या बोला जाता है, छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहा जाता है। ठीक है, अबूझमाड़ की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है नारायणपुर जिले में, नारायणपुर जिले में स्थित है। ठीक है, कैमूर पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है, तो ये कबीरधाम जिले में, जिसको पूर्व में क्या बोला जाता था, कवर्धा बोला जाता था। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, न्यूनतम वर्षा या कम वर्षा यहाँ पर होता है, किसके कारण, कैमूर पर्वत श्रृंखला के कारण। ठीक है, खरौद, खरौद को क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ का काशी, छत्तीसगढ़ का काशी कहते हैं खरौद को, और छत्तीसगढ़ का नागलोक, छत्तीसगढ़ का नागलोक कहा जाता है दोस्तों तपकरा को। छत्तीसगढ़ में शिशुपाल पर्वत कहाँ स्थित है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में शिशुपाल पर्वत कहाँ पर स्थित है, चलिए बताते हैं। शिशुपाल पर्वत जो है दोस्तों वो महासमुंद में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, धमतरी में क्या है, सिहावा पर्वत स्थित है, या इसी को सुक्तिमुखी पर्वत भी बोलते हैं। ठीक, कोरबा में क्या है, छुरी की पहाड़ी है, कोरबा में छुरी की पहाड़ी। ठीक है, अब महासमुंद में जो है शिशुपाल पर्वत, उसकी ऊंचाई कितनी है, 899 मीटर, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 899 मीटर। और यहाँ पे कौन सा जलप्रपात है, एक प्रमुख है घोड़ाधार जलप्रपात, घोड़ाधार जलप्रपात यहाँ पर स्थित है। ठीक है, और बलौदा बाजार में क्या है, यहाँ पर है छाता पहाड़। हम आपको एक्स्ट्रा पॉइंट क्यों बताते जा रहे हैं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मिल सके। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। विंता घाटी किस जिले में स्थित है, तो विंता घाटी देख लेते हैं। विंता घाटी को ही क्या कहा जाता है दोस्तों, इसको कहा जाता है बस्तर का कश्मीर। विंता घाटी को बस्तर का कश्मीर कहते हैं। किसे कहते हैं, विंता घाटी को। ठीक है, सुकमा में कौन सी घाटी है, जब घाटी के बारे में पूछ रहा है तो घाटी पढ़ लेते हैं। ठीक है, सुकमा में स्थित है झीरम घाटी। यहाँ पे पूछा विंता घाटी किस जिले में है, तो झीरम घाटी पूछ देगा आपसे। ठीक है, तो क्या बताना है, सुकमा में। कोंडा गांव में कौन सा है, ठीक है, तो कोंडा गांव में है तेलिन घाटी, कोंडा गांव में दोस्तों तेलिन घाटी। कोरिया जिले में क्या है, कोरिया जिले में है सोनहत की घाटी, सोनहत की घाटी। और यहाँ पे क्या है, एक बालम की घाटी है। ठीक है, और बस्तर जिले में क्या है, बस्तर जिले में है विंता घाटी। ठीक है, विंता घाटी है, कांगेर घाटी है, दरभा घाटी है, कौन कौन सा, विंता घाटी, कांगेर घाटी, दरभा घाटी, और क्या है, वास नदी घाटी। वास नदी घाटी भी कहाँ है, ये बस्तर में स्थित है। तो विंता घाटी के बारे में पूछा है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से पूछता है झीरम घाटी की कौन से चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो ये अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। तेलिन घाटी जो तेलिन माता मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, और सोनहत जो है अर्ध कुकिंग के लिए प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ को किस काल में प्राक कौशल कहा जाता था, आप जानते हैं छत्तीसगढ़ को विभिन्न काल में अलग अलग नामों से पुकारा जाता था। तो जो रामायण काल है, तो रामायण काल में कहा जाता था दक्षिण कौशल। ठीक है, रामायण काल में दक्षिण कौशल कहा जाता था। महाभारत काल में जो है दोस्तों वो प्राक कौशल कहा जाता था। सातवाहन काल में क्या कहा जाता था, अधिष्ठी, सातवाहन काल में अधिष्ठी कहा जाता था। अभी किसके अनुसार से कहा गया है, तो एक दार्शनिक थे दोस्तों, विदेशी दार्शनिक, जिनका नाम क्या था, टॉलमी, या विदेशी इतिहासकार थे जिनका नाम था टॉलमी। उन्होंने क्या कहा है, सातवाहन काल में छत्तीसगढ़ को अधिष्ठी के नाम से जाना जाता था कहा है। ठीक है, और गुप्त काल में कहा जाता था दक्षिणापथ, गुप्त काल में दक्षिणापथ कहा जाता था। ठीक है, या दक्षिणापथ या कौशल, कौशल भी कहा जाता था उस टाइम। ठीक है, अब मुगल काल में क्या कहा जाता था, यहाँ पे इंपॉर्टेंट तो ये भी पूछता है, मुगल काल। तो मुगल काल में छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता था, रतनपुर क्षेत्र करके जाना जाता था, रतनपुर क्षेत्र करके कहा जाता था। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ किस महाजनपद के अंतर्गत आता है। देखिए प्राचीन भारत में, ठीक है, भारत को कितने महाजनपदों में बांटा गया था, ठीक है, भारत को कुल मिलाकर के 16 महाजनपदों में बांटा गया था। ठीक है, तो उनमें से छत्तीसगढ़ जो है किस महाजनपद के अंतर्गत आता था करके पूछ रहा है, तो छत्तीसगढ़ जो है चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। ठीक है, अब चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था। ठीक है, इसी कारण से देखिए क्या कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ को उस समय में क्या पुकारा जाता था, चेदीसगढ़। चेदी महाजनपद के अंतर्गत आने के कारण
चेदिसगढ़ इसको पुकारा जाता था, ठीक है। और कालांतर में क्या हुआ, अपभ्रंश होकर के चेदिसगढ़ ही क्या बन गया, ये बन गया छत्तीसगढ़ बन गया। अब ये हम नहीं कह रहे हैं, ये किनके द्वारा कहा गया है, ये कहा गया है दोस्तों छत्तीसगढ़ के इतिहासकार हीरालाल काबोपाध्याय जी द्वारा, ठीक है। हीरालाल जी के द्वारा क्या कहा गया है कि चेदिसगढ़ पूर्व में इसको कहा जाता था। अगला है गौरलाटा चोटी कहां पर स्थित है, ठीक। तो गौरलाटा चोटी कहां पर स्थित है, ये सामरी पाट में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। गौरलाटा चोटी स्थित है दोस्तों सामरी पाट में। अब सामरी पाट को ही क्या बोलते हैं, देख लीजिए, सामरी पाट को ही बोलते हैं कुसमी पाट, ठीक है, या कुसमी पाट बोलते हैं, या उसी को बोलते हैं ऊपरी घाट, ठीक है। कुसमी पाट है, ऊपरी घाट बोलते हैं। अगर आपको गौरलाटा चोटी कुसमी पाट में है या ऊपरी घाट में है करके बोल देगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब गौरलाटा चोटी की ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों, 1225 मीटर। ये छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। जसपुर पाट में कौन सा है, ये जसपुर पाट कहां पर स्थित है, ये जसपुर जिले में, नाम से ही पता चलता है। मैंड पाट है सरगुजा जिले में, और जमीर पाट है दोस्तों बलरामपुर जिले में, बलरामपुर जिले में स्थित है। यहाँ पे एक बात आपको ध्यान देना है, जैसे कि यहाँ पर दिया है सामरी पाट, ठीक है, यहाँ पर दिशा भी पूछता है ना, सामरी पाट यहाँ पर स्थित है, तो इसके इस डायरेक्शन में क्या स्थित है, जमीर पाट। जमीर पाट जो है उसके इस डायरेक्शन में स्थित है। और अगर सामरी पाट यहाँ पर है तो इसके इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लहसुन पाट। तो आपको याद रखना है, ठीक है। पूर्व में क्या है, जमीर पाट, सामरी पाट के पूर्व में जमीर पाट, और पश्चिम में लहसुन पाट। अगला सवाल दोस्तों, सुक्तिमती पर्वत कहाँ पर स्थित है, तो आप जानते हैं सुक्तिमती पर्वत स्थित है दोस्तों धमतरी में। सुक्तिमती पर्वत को ही क्या कहा जाता है, सिहावा पर्वत, सिहावा पर्वत कहा जाता है। आप जानते हैं कोरिया में क्या है, कोरिया क्षेत्र में है कैमूर पर्वत श्रृंखला। सूरजपुर में क्या है, सीता लेखनी पहाड़ी। और धमतरी में तो हो गया सुक्तिमुती पर्वत, ठीक है। और जसपुर में है मधेश्वर पहाड़। मधेश्वर पहाड़ कहां पर स्थित है दोस्तों, यह है जसपुर में। अगला सवाल, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भाग किस नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत में आता है, तो छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भाग देख लीजिए, गोदावरी नदी अपवाह तंत्र में कितना है, 28.64% भाग को कवर करता है। नर्मदा अपवाह तंत्र 0.55% भाग को कवर करता है, ठीक है। महानदी अपवाह तंत्र जो है वो 56.15% भाग को कवर करता है। और सोनगंगा अपवाह तंत्र जो दोस्तों 13.63% भाग को कवर करता है। एक और अपवाह तंत्र कौन सा है, यह है ब्राह्मणी अपवाह तंत्र। ब्राह्मणी अपवाह तंत्र ये कितने प्रतिशत भाग को कवर करता है, 1.03% भाग को कवर करता है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं सर्वाधिक भाग के बारे में पूछ रहा है, तो हो जाएगा महानदी। महानदी अपवाह तंत्र जो है वो सर्वाधिक भाग को कवर करता है, ठीक है, हो जाएगा सर्वाधिक। और सबसे कम पूछेगा तो क्या हो जाएगा, सबसे कम में हो जाएगा दोस्तों नर्मदा अपवाह तंत्र 0.55%। अगला प्रश्न है, चांपा की जीवन रेखा किसे कहते हैं, देखिए केलो को कहते हैं रायगढ़ की जीवन रेखा, हसदेव नदी को कहते हैं चांपा की जीवन रेखा, आगर नदी को कहते हैं मुंगेली की जीवन रेखा, और खारून नदी को कहते हैं रायपुर की, ठीक है, ये रायपुर की जीवन रेखा कहते हैं। और पूरे छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा किसको कहते हैं, महानदी को। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हसदेव नदी। सरना देवी मंदिर कहां पर स्थित है, ठीक है। सरना देवी किनके द्वारा पूजा किया जाता है, उरांव जनजाति के द्वारा, उरांव जनजाति के द्वारा सरना देवी की पूजा किया जाता है, ठीक है। अब ये मंदिर कहां पर स्थित करके पूछ रहा है, तो ये स्थित है दोस्तों डीपाडीह नामक स्थान पर, ठीक है, डीपाडीह नामक स्थान पर स्थित है। नदी कौन से नदी के तट पर स्थित है, नदी तट पर पूछता है ना, पहले तो हम देख लेते हैं बाकी ऑप्शन को, ठीक। तालागांव, तालागांव में कौन सा, छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर, छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर देवरानी जेठानी, छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर क्या है, देवरानी जेठानी का मंदिर है, ठीक है। टिमरलगा में क्या है, टिमरलगा में है नाथलदाई का मंदिर। और पीथमपुर में क्या है, यहाँ पे कुलेश्वर महादेव का मंदिर, कुलेश्वर महादेव का मंदिर यहाँ पर स्थित है, ठीक है। अब देख लीजिए जो ताला गांव है देवरानी जेठानी मंदिर वो कौन से नदी के तट पर है, तो ये है दोस्तों
मनियारी नदी के तट पर, नदी तट भी पूछ देता है ना, तो आपको इसको भी याद रखना पड़ेगा। नाथलदाई जो है वो महानदी के तट पर स्थित है। कुलेश्वर महादेव मंदिर जो है वो हसदेव नदी के तट पर स्थित है। और डीपाडीही जो है वो कन्हार, ये कन्हार नदी के तट पर स्थित है, सरना देवी का मंदिर। अगला सवाल है, इनमें से कौन महानदी बेसिन की नदी नहीं है? अब महानदी बेसिन हमने बताया था मध्य वाला जो क्षेत्र होता है, छत्तीसगढ़ का नक्शा अगर हम इस प्रकार से बना लेते हैं, ठीक है, सॉरी नक्शा सही से नहीं बनता है मेरे से, यहाँ पर अगर इस प्रकार से भांजते हैं तो ये पूर्वी बघेलखंड का पठार, ये होगा जसपुर पाट प्रदेश, और ये जो बीच वाला भाग हो गया इसी को बोलते हैं महानदी बेसिन, ठीक है, महानदी बेसिन बोलते हैं। और नीचे वाला भाग क्या बोलते हैं? दंडकारण्य का पठार, ठीक है। तो यहाँ महानदी बेसिन में जो बहने वाली नदी है इनमें से कौन सा नहीं है करके पूछ रहा है सॉरी, तो देखिए शिवनाथ नदी जो है वो महानदी बेसिन में बहने वाली नदी है, अरपा नदी भी जो है वो भी महानदी बेसिन में बहने वाली नदी है, ठीक है। अब इंद्रावती नदी जो है वो दंडकारण्य के पठार में आता है, दंडकारण्य क्षेत्र में आता है, यानी कि ये बस्तर क्षेत्र में आता है, ठीक है। और रिहंद नदी जो है दोस्तों ये कहाँ आता है? ये सरगुजा क्षेत्र में आता है, ठीक है। रिहंद नदी क्या है? सरगुजा क्षेत्र में आता है। तो महानदी बेसिन में दोनों के दोनों नहीं आता है, तो इसका आंसर क्या होगा? इंद्रावती नदी और रिहंद नदी दोनों ही इसका आंसर होगा। ये दोनों क्या है? महानदी बेसिन की नदी नहीं है। अगला सवाल, टाइगर पॉइंट जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? ठीक है, देखिए टाइगर पॉइंट जलप्रपात कौन से नदी पर है करके पूछता है, ठीक है। तो महादेव मुड़ा नदी, महादेव मुड़ा नदी पर यहाँ पर स्थित है, ठीक है। कहाँ पर स्थित है? मैनपाट, सॉरी टाइगर पॉइंट, तो ये है मैनपाट, मैनपाट के समीप में स्थित है। मैनपाट कहाँ है? तो ये सरगुजा जिले में स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है? सरगुजा जिले में। मैनपाट को क्या कहा जाता है दोस्तों? मैनपाट को, अब मैनपाट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। मैन का पाट को कहा जाता है छत्तीसगढ़ का शिमला, छत्तीसगढ़ का शिमला कहते हैं, इसको छोटा तिब्बत भी कहते हैं, ठीक है। मैनपाट की ऊंचाई कितनी है? 1158 मीटर जो है मैनपाट की ऊंचाई है। और यहाँ से मैनपाट क्षेत्र से कौन से नदी का उद्गम होता है? तो यहाँ पे मांड नदी का उद्गम होता है। यहाँ पे क्या पूछा? टाइगर पॉइंट जलप्रपात, तो ये है कहाँ? मैनपाट क्षेत्र में, सरगुजा जिले में। अबुझमाड़ का अर्थ क्या होता है? देखिए अबुझमाड़ जो है दो शब्दों से बना है, कौन कौन से? एक तो हो गया अबुझ और दूसरा हो गया माड़, ठीक है। अबुझ प्लस माड़ से मिलकर के बना है। अबुझ का अर्थ होता है दोस्तों अज्ञात, ठीक है, और माड़ का अर्थ होता है पर्वत। तो अबुझ माड़ का अर्थ क्या हो जाएगा? अज्ञात पर्वत। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में स्वराज दल के प्रमुख कार्यकर्ता कौन थे? छत्तीसगढ़ में स्वराज दल के प्रमुख कार्यकर्ता कौन थे? देखिए स्वराज दल का गठन कब हुआ था? 1923 में इसका गठन हुआ था दोस्तों, ठीक है। गठन किसके द्वारा किया गया था? मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास दोनों ने मिलकर क्या किया था? 1923 में स्वराज दल का गठन किया था। कब किया था? देखिए असहयोग आंदोलन की जब समाप्ति होती है तो उसके बाद मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास जी ने क्या करते हैं, उनको लगता है कि हमको एक अलग पार्टी बनाना चाहिए, और उन्होंने क्या किया? एक अलग दल का गठन किया। कब? 1923 में, जिसका नाम पड़ा स्वराज दल, ठीक है। अब इसके कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ से कौन कौन थे ये करके पूछ देता है, ठीक है। तो चलिए बताते हैं, जिले वाइज देख लेते हैं। बिलासपुर जिले से, सॉरी ई राघवेंद्र राव, यहां पे देख लीजिए ई राघवेंद्र राव प्लस बैरिस्टर छेदीलाल, क्या हो जाएगा? ई राघवेंद्र राव और बैरिस्टर छेदीलाल। ये कौन से जिले थे? ये दोनों थे दोस्तों बिलासपुर जिले से। पंडित सुंदरलाल शर्मा और शिवदास डागा, ठीक है। पंडित सुंदरलाल शर्मा और शिवदास डागा ये कौन से जिले से थे? ये थे रायपुर जिले से, ठीक है। और ठाकुर प्यारेलाल जी जो है वो राजनांदगांव जिले से थे। और घनश्याम सिंह गुप्त ये कौन से जिले से थे? ये दुर्ग जिले से, ठीक है। तो इन सभी जिलों से क्या है? स्वराज दल में इन्होंने भाग लिया था। लेकिन यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि छत्तीसगढ़ में स्वराज दल के प्रमुख कार्यकर्ता, तो ये सभी कार्यकर्ता तो थे, और जिलों के नाम भी याद रखिएगा ये कौन कौन से जिले से थे ये भी पूछता है। लेकिन प्रमुख जब भी पूछेगा तो आपको ई राघवेंद्र राव को सही टिक करना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अब देखिए शक्ति जिले का गठन किस जिले से अलग करके किया गया है? तो ये क्या किया गया है? जांजगीर चांपा से, जांजगीर चांपा से अलग करके शक्ति जिले का गठन किया गया है,
ठीक है। रायगढ़ जिले से अलग करके सारंगगढ़ बिलाईगढ़, ठीक है, सारंगगढ़ बिलाईगढ़ बनाया गया है। कोरिया जिले से अलग करके क्या बनाया गया है? मनेंद्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर जिला बनाया गया है। राजनांदगांव जिले से अलग करके दोस्तों कौन सा जिला? खैरागढ़, छुई खदान और गड़ई जिला बनाया गया है, ठीक है। और यहां से ही अलग करके क्या जिला बनाया गया है? मोहला, मानपुर, अंबागढ़, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ बोलते हैं इसको, ठीक है। ये भी जिला बनाया गया है। अगला है सातवाहनकालीन साक्ष्य किस स्थान से मिले हैं? ठीक है, तो चलिए बताते हैं। देखिए, बालपुर से भी सातवाहनकालीन साक्ष्य मिले हैं, मल्हार से भी मिले हैं और नवागांव से मिले हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तीनों से क्या है? सातवाहनकालीन साक्ष्य मिले हैं। लेकिन बालपुर तो कई जगह पे है ना, लेकिन ये शक्ति वाला बालपुर, शक्ति के समीप में जो स्थित है बालपुर, वहां से सातवाहनकालीन साक्ष्य मिले हैं। मल्हार कहाँ पर स्थित है? ये बिलासपुर में, बिलासपुर के मल्हार से सातवाहनकालीन साक्ष्य मिले हैं। साथ ही साथ चकरबेड़ा से भी, चकरबेड़ा नामक स्थान से भी क्या प्राप्त हुआ है? सातवाहनकालीन साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नवागांव कहां पर स्थित है? ये बेमेतरा जिले में। अगला सवाल, छत्तीसगढ़ में वकाटक वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, तो वकाटक वंश का संस्थापक छत्तीसगढ़ में कौन था? चलिए देख लेते हैं। कलिंग राज को आप जानते हैं, छत्तीसगढ़ में कलचुरी, कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था? कलिंग राज, ठीक है। और वकाटक वंश का संस्थापक छत्तीसगढ़ में पूछेगा तो क्या हो जाएगा? प्रवर सेन प्रथम। वकाटक वंश का संस्थापक प्रवर सेन प्रथम, ठीक है। सूर वंश का संस्थापक कौन था? सूर जो है वो कौन से वंश का संस्थापक था? तो ये राजर्षि तुल्य, राजर्षि तुल्य वंश का संस्थापक था। और सरभ राज जो था दोस्तों, वो सरभपुरीय, सरभपुरीय वंश का संस्थापक था। तो इसका सही जवाब देख लीजिए क्या हो जाएगा? प्रवर सेन प्रथम, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देख लीजिए, छत्तीसगढ़ के अंतिम मराठा सूबेदार कौन थे? ठीक है, तो देखिए, अंतिम मराठा सूबेदार तो थे यादव राव दिनकर, ये कौन थे? अंतिम मराठा सूबेदार। लेकिन देखिए, अगर आपसे पूछता है कि छत्तीसगढ़ के प्रथम प्रथम मराठा शासक, छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा शासक कौन थे? तो वो हो जाएंगे बिंबाजी भोसले। छत्तीसगढ़ के अंतिम अंतिम मराठा शासक कौन थे? अंतिम मराठा शासक थे रघुजी तृतीय। और छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार कौन थे? महिपत राव दिनकर। और अंतिम सूबेदार थे यादव राव दिनकर। कंडेल नहर सत्याग्रह कब हुआ था? ठीक है, अब कंडेल नहर सत्याग्रह क्या है पहले वो समझ लेते हैं। कंडेल एक ग्राम का नाम है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर क्या किया गया था? नहर का निर्माण किया गया था और उस नहर के पानी को उपयोग करने के लिए स्थानीय निवासियों को टैक्स लगा दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। इसलिए स्थानीय निवासी क्या करते हैं? वहां पे सत्याग्रह करते हैं, ठीक है। तो यहां से एक प्रश्न पूछता है कि कंडेल नहर सत्याग्रह का संबंध किससे है? तो इसका संबंध दोस्तों असहयोग आंदोलन से, असहयोग आंदोलन से संबंध है कंडेल नहर सत्याग्रह का। ये प्रश्न पूछता है। कंडेल नहर का निर्माण कब हुआ था? ठीक है, तो कंडेल नहर का निर्माण हुआ था 1912 में, ठीक। कंडेल नहर सत्याग्रह कब हुआ था? कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ था 1920 में। कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ था, ठीक है। कहां पर हुआ था? ये धमतरी जिले में, ये धमतरी जिले में स्थित है, ठीक है। 1923 में क्या हुआ था? झंडा सत्याग्रह हुआ था, झंडा सत्याग्रह। और 1924 में हुआ था बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव अधिवेशन कब हुआ था? 1924 में। अब बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो महात्मा गांधी जी थे। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, डांडोरा किस रियासत का प्राचीन नाम है? ठीक है, तो डांडोरा किस रियासत का प्राचीन नाम है? यह है सरगुजा रियासत का। सरगुजा रियासत का प्राचीन नाम क्या है? डांडोरा, ठीक है। अब देख लीजिए, ये कौन से राजपूत थे? तो ये रक्सेल राजपूत वंश के थे, रक्सेल राजपूत राजवंश के थे। कौन से राजवंश के थे दोस्तों? रक्सेल राजपूत वंश के थे।
सरगुजा रियासत के संस्थापक के बारे में पूछा जाएगा विष्णु प्रताप सिंह। विष्णु प्रताप सिंह कौन थे? इसके संस्थापक थे। और इसकी राजधानी अगर आपसे पूछेगा, सरगुजा रियासत की राजधानी थी अंबिकापुर। और छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी रियासत, छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी रियासत क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा दोस्तों शक्ति रियासत। अगला सवाल है उदयपुर रियासत की राजधानी क्या थी? तो उदयपुर रियासत की राजधानी थी दोस्तों धर्मजयगढ़। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब इसका स्थापना किसने किया था इसकी जानकारी तो इतिहास में उपलब्ध नहीं है। ठीक है, लेकिन इसका क्रमबद्ध सोर्स कहां से मिलता है? कल्याण साय से। कल्याण साय से इस रियासत की जानकारी जो है क्रमबद्ध रूप से मिलता है। इसने 1818 से लेकर के 1857 तक शासन किया था। ठीक है, और इसके अंतिम शासक अगर आपसे पूछेगा तो क्या हो जाएगा? चंद्रचूड़ प्रताप सिंह। चंद्रचूड़ प्रताप सिंह कौन थे? इसके अंतिम शासक थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? ये इनका शासनकाल था 1926 से लेकर के 1947 तक। फिर उन्होंने क्या किया था? भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया था चंद्रचूड़ प्रताप सिंह ने। अगला सवाल है छत्तीसगढ़ विधानसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या है? देखिए, वह भारत का नागरिक हो, वह 25 वर्ष की आयु से कम का ना हो, वह पागल व दिवालिया ना हो। ठीक है, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बारे में और देख लेते हैं हम। देखिए, 18 वर्ष की आयु क्या किया गया? न्यूनतम मतदान करने की न्यूनतम आयु कितने है? 18 वर्ष। विवाह करने की, ठीक है, लीगल रूप से विवाह करने की न्यूनतम आयु कितनी है? 21 वर्ष। 25 वर्ष क्या है? ठीक है, अगर आपको विधानसभा अध्यक्ष बनना है, ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष या फिर लोकसभा का विधानसभा का सदस्य या फिर लोकसभा का सदस्य बनना है तो इसके लिए 25 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। 30 वर्ष की उम्र किसके लिए होनी चाहिए? अगर आपको विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए या फिर राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितना उम्र होना चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए। 35 वर्ष किसके लिए होना चाहिए? अगर आपको राष्ट्रपति बनना है। ठीक है, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? 30 वर्ष। साथ ही साथ अगर आपको उपराष्ट्रपति बनना है तो उसके लिए भी 30 वर्ष। किस राज्य का राज्यपाल 35 वर्ष ना, राज्यपाल भी बनना है तो क्या हो जाएगा? 35 वर्ष। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल तीनों के लिए 35 वर्ष है। अगला सवाल है सोनगंगा अपवाह तंत्र का विस्तार छत्तीसगढ़ के किस भाग में है? ठीक है, तो उत्तरी भाग में है सोन या गंगा अपवाह तंत्र का। कौन से भाग में? छत्तीसगढ़ के उत्तर में। दक्षिणी भाग में कौन सा है? गोदावरी अपवाह तंत्र है। उत्तर पूर्व भाग में कौन सा है? ब्राह्मणी अपवाह तंत्र है उत्तर पूर्वी भाग में। और पश्चिम भाग में है नर्मदा अपवाह तंत्र है पश्चिमी भाग में। और मध्य भाग में क्या है? महानदी अपवाह तंत्र। ठीक है, ये सर्वाधिक भाग को कवर करता है। सर्वाधिक भाग को कितना? 56.15%। अगला सवाल है खैरागढ़ रियासत के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों खैरागढ़ रियासत के संस्थापक थे लक्ष्मी निधि राय। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ये कौन से वंश थे करके पूछता है तो हो जाएगा नागवंशीय शासक। ये कौन से वंश के शासक थे? नागवंशीय शासक थे। ठीक है, अंतिम शासक वीरेंद्र बहादुर। खैरागढ़ रियासत के अंतिम शासक कौन थे? तो ये थे वीरेंद्र बहादुर। ठीक है, इन्होंने कब से कब तक शासन किया था? 1918 से लेकर के विलय होने तक। ठीक है, भारत में विलय होने तक शासन किया था। ठीक है, इनकी प्रारंभिक राजधानी क्या थी? प्रारंभिक राजधानी अगर आपसे पूछे तो हो जाएगा खोलवा। ठीक है, लेकिन बाद में इसकी राजधानी बनाया गया खैरागढ़ को। बाद में राजधानी बनाया गया खैरागढ़। ठीक है, खैरागढ़ को राजधानी किसने बनाया था? खड़ग राय ने। तो यहाँ से कई सारी जानकारी हमने आपको प्रोवाइड किया है। ठीक है, कर्मवीर नामक पत्रिका कौन थी? मतलब के संपादक कौन थे? ठीक है, कर्मवीर नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? देखिए, माधवराव सप्रे जी, आप जानते हैं छत्तीसगढ़ मित्र के संपादक थे। ठीक है, छत्तीसगढ़ मित्र नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? माधवराव सप्रे। इन्होंने सन 1900 में इसका संपादन किया था। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी, ये सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? सरस्वती पत्रिका के संपादक थे दोस्तों पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी। इन्होंने भी 1900 में इसका संपादन किया था या प्रकाशन किया था। अब पंडित सुंदरलाल शर्मा, ये कौन से पत्रिका के संपादक थे? तो जेल पत्रिका। ठीक है, जेल पत्रिका के संपादक थे। जेल पत्रिका को ही क्या कहा जाता है?
कृष्ण जन्मस्थली, कृष्ण जन्मस्थली इसको कहा गया है, ठीक है। और कर्मवीर पत्रिका, कर्मवीर के पत्रिका के संपादक कौन थे दोस्तों? पंडित माखनलाल चतुर्वेदी। इन्होंने सन 1920 में इसका संपादन किया था। जेल पत्रिका का प्रकाशन हुआ था 1922 में, ठीक है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, माखनलाल चतुर्वेदी। अगला सवाल है, बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ था? तो बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन 3 बार हुआ था, ठीक है। उसका प्रथम आंदोलन कब हुआ था? 1920 में, ठीक। द्वितीय आंदोलन हुआ था दोस्तों कब? 1924 में। तृतीय आंदोलन हुआ था 1937 में, ठीक। अब यहां पे आपको याद रखना है कि तीनों के जो नेतृत्वकर्ता थे, तीनों आंदोलनों के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तीनों आंदोलनों के नेतृत्वकर्ता दोस्तों ठाकुर प्यारेलाल। ठाकुर प्यारेलाल जो है तीनों आंदोलनों के नेतृत्व करते थे। अगला है, अमोदा ताम्रपत्र में किस शासक का उल्लेख मिलता है? तो अमोदा ताम्रपत्र में जो है पृथ्वीदेव प्रथम के बारे में, पृथ्वीदेव प्रथम की उल्लेख मिलता है। उनको क्या किया गया है? अमोदा ताम्रपत्र में कहा गया है कि पृथ्वीदेव प्रथम जो थे वो 21,000 गांव का स्वामी थे, ठीक है। 21,000 गांव का स्वामी इसको बताया गया है, ठीक है। पृथ्वीदेव प्रथम से ही संबंधित एक रायपुर अभिलेख है, ठीक है। रायपुर अभिलेख, रायपुर अभिलेख में क्या कहा गया है? पृथ्वीदेव प्रथम को कहा गया है इन्होंने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण किया था। सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण किसने किया था? पृथ्वीदेव प्रथम ने। इसमें कहा गया है कि रायपुर अभिलेख में कहा गया, ठीक है। अगला सवाल है, काकतीय वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, तो काकतीय वंश का जो संस्थापक था दोस्तों वो था अन्नमदेव। इसने कब तक शासन किया था? 1324 से लेकर के 1369 तक शासन किया था। इसकी राजधानी क्या थी? इसने अपनी राजधानी बनाया था मंदोता को राजधानी बनाया था, जो बस्तर में आता है, ठीक है। मंदोता या बस्तर को अपनी राजधानी बनाया था। इसने कौन से मंदिर का निर्माण करवाया था? तो दंतेवाड़ा में दोस्तों दंतेश्वरी देवी मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला शासिका कौन थी? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में बहुत सारे शासक हुए हैं जो सब पुरुष थे, ठीक है, लेकिन प्रथम महिला शासिका कौन थी करके पूछेगा तो क्या बताना है आपको? देखिए, मिनी माता जो है वो कौन थी? छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद कौन थी? ये थी मिनी माता। और प्रफुल्ल कुमारी देवी कौन थी? ये थी छत्तीसगढ़ की प्रथम क्या है? महिला शासिका। इनकी राज्याभिषेक कब हुआ था? 12 वर्ष की आयु में, ठीक है, 12 वर्ष की आयु में इनका राज्याभिषेक हुआ था, ठीक। इन्होंने कब से कब तक शासन किया था? इन्होंने शासन किया था 1921 से लेकर के 1936 तक इन्होंने क्या किया था? शासन किया था, ठीक है। अब इनके पिता का नाम पूछता है, ठीक है, तो इनके पिता का नाम क्या था? रुद्र प्रताप देव कौन थे? इसके पिता थे। इनका कोई संतान नहीं था, ठीक है, एक ही संतान थी, प्रफुल्ल कुमारी देवी। इनका कोई पुत्र नहीं था, इसलिए इनको क्या किया गया? इनको शासिका बनाया गया, ठीक है। अब इसका पुत्र कौन था? पुत्र था दोस्तों प्रवीर चंद्र भंजदेव कौन था? इसका पुत्र था, ठीक है। अब इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि यही जो है क्या होता है? अंतिम शासक, काकतीय वंश का अंतिम शासक बनता है। और प्रफुल्ल कुमारी देवी कौन थी? ये काकतीय वंश की शासक थी, ये हो जाता है अंतिम शासक बनता है प्रवीर चंद्र भंजदेव। अगला सवाल, छत्तीसगढ़ में मुड़िया विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? ठीक है, तो मुड़िया विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे झाड़ा सिरहा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अजमेर सिंह कौन से विद्रोह के नेतृत्व करता थे? तो ये हलबा विद्रोह के नेतृत्व करता थे। गुंडादुर जो है वो भूमकाल विद्रोह के नेतृत्व करता थे। और धुर्वाराम माड़िया ये लिंगागिरी विद्रोह के नेतृत्व करता थे, ठीक है। अब इनके बारे में क्या पूछा जाता है? इनके शासक के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। इनके शासक कौन थे उस टाइम में?
तो अजमेर सिंह जो है हलवा विद्रोह के समय शासक भी कौन थे? अजमेर सिंह थे और नेतृत्वकर्ता भी अजमेर सिंह थे। ठीक है, भूमकाल विद्रोह के समय शासक कौन थे? रुद्र प्रताप देव। रुद्र प्रताप देव कौन थे? वो भूमकाल विद्रोह के समय शासक थे। और लिंगागिरी विद्रोह के समय शासक कौन थे? भैरम देव। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ये जो झाड़ा सिरा है दोस्तों, मुड़िया विद्रोह के समय भी शासक कौन थे? भैरम देव ही थे। ठीक है, अगला सवाल, छत्तीसगढ़ का चिपको आंदोलन किसे कहते हैं? ठीक है, छत्तीसगढ़ का चिपको आंदोलन किसे कहते हैं? चिपको आंदोलन से क्या तात्पर्य होता है दोस्तों? वृक्ष बचाओ। ठीक है, वृक्ष बचाने के उद्देश्य से चिपको आंदोलन चलाया गया था। तो छत्तीसगढ़ में जो वृक्ष बचाने का कार्य किया गया वो कौन से आंदोलन में किया गया? ठीक है, तो वो कौन सा था? कोई विद्रोह। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1859 में। क्यों हुआ था दोस्तों? साल वृक्ष की कटाई के विरोध में हुआ था। ठीक है, इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे? नेतृत्वकर्ता थे नागुल दोरला। नेतृत्वकर्ता थे नागुल दोरला। ठीक है, शासक कौन थे? शासक के बारे में पूछे को जाएगा भैरम देव। भैरम देव के समय में ही क्या हुआ था? कोई विद्रोह हुआ था। ठीक है, साल वृक्ष की कटाई के विरोध में इसको किया गया था। अब देखिए यहां से एक प्रश्न बनता है, इस समय कोई विद्रोह में कौन सा नारा दिया गया था? तो नारा दिया गया था एक वृक्ष के पीछे एक सिर। एक वृक्ष के पीछे एक सिर का नारा दिया गया था। ठीक है, नारा और ये संज्ञा, इसको किस बात की संज्ञा दी जाती है दोस्तों? तो इसको छत्तीसगढ़ का चिपको आंदोलन कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, त्रिपुरी के कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, तो त्रिपुरी के कलचुरी वंश का संस्थापक था दोस्तों वामराज देव। ये कौन था? ये त्रिपुरी के कलचुरी वंश का संस्थापक था वामराज देव। ठीक है, अब ये तो संस्थापक हो गया। अब कलचुरी वंश का आदि पुरुष, कलचुरी वंश का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? कृष्णराज को। कलिंगराज क्या है? छत्तीसगढ़ में संस्थापक। कलचुरी वंश का छत्तीसगढ़ में संस्थापक कौन था? छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का संस्थापक था कलिंगराज। कोक्कल प्रथम कौन था? त्रिपुरी को स्थायी राजधानी। देखिए त्रिपुरी में कलचुरी वंश का संस्थापक तो वामराज देव था, लेकिन त्रिपुरी को स्थायी राजधानी किसने बनाया था? कोक्कल प्रथम ने। त्रिपुरी को स्थायी राजधानी किसने बनाया था? कोक्कल प्रथम ने बनाया था। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजातियों की कुल संख्या कितनी है? देखिए केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार द्वारा दो जनजातियों को क्या किया गया है? विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा जो है 5 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल किया गया है। राज्य सरकार द्वारा कौन कौन से? भुंजिया और पंडो। और केंद्र सरकार द्वारा अबुझमाड़िया, बैगा, बिरहोर, पहाड़ी कोरवा और कमार, इनको किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? कुल संख्या कितनी है? तो कुल संख्या हो जाएगी 5 और 2 7। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, कमार विकास प्रकोष्ठ कहाँ पर स्थित है? ठीक है, क्या पूछ रहा है? कमार विकास प्रकोष्ठ कहाँ स्थित है? देख लीजिए, नगरी में और भानु प्रतापपुर में। नगरी, भानु प्रतापपुर, साथ ही साथ महासमुंद, इन तीनों जगह पर क्या है? कमार विकास प्रकोष्ठ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। नगरी दिया है तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए राजनांदगांव और उसके साथ मुंगेली के साथ क्या? बैकुंठपुर, इन तीनों जगह पर क्या है? यहां पर है बैगा विकास प्रकोष्ठ। ठीक है, और धर्मजयगढ़, ठीक है, और बिलासपुर, धर्मजयगढ़ और बिलासपुर में यहां पर क्या है दोस्तों? तो यहां पर है बिरहोर विकास प्रकोष्ठ। यहां पे पूछा था कमार विकास प्रकोष्ठ, हो जाएगा नगरी। अगला सवाल है, इंद्रावती को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया? ठीक है, तो देखिए 1978 में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान का गठन किया गया था। 1981 में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का गठन किया गया था। ठीक है, लेकिन इसका पूर्व नाम क्या था? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है इसका पूर्व नाम था। ठीक है, 1982 में क्या हुआ था? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान का गठन।
कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान गठन हुआ था 1982 में, ठीक है। तो क्या पूछा है, इंद्रावती के बारे में पूछ रहा है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1978। अगला सवाल, क्षेत्रफल के आधार पर, ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, ये हम देख लेते हैं। देखिए, बादलखोल अभ्यारण्य का क्षेत्रफल कितना है, 105 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तमोर पिंगला अभ्यारण्य का क्षेत्रफल कितना है, 608 वर्ग किलोमीटर। तो ये क्या है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, और छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य क्या हो जाएगा, बादलखोर अभ्यारण्य। तो यहाँ पे पूछा क्या है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा अभ्यारण्य, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तमोर पिंगला अभ्यारण्य, ठीक है। अब सीता नदी अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी या गठन क्या किया था, 1974 में, और भोरमदेव अभ्यारण्य की गठन किया गया था 2001 में। तो छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना, ठीक है, छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना अभ्यारण्य कौन सा हो जाएगा, सीता नदी अभ्यारण्य, और छत्तीसगढ़ का सबसे नया अभ्यारण्य हो जाएगा भोरमदेव अभ्यारण्य। तो ये सभी पॉइंट को आपको याद रखना है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा जलप्रपात बस्तर संभाग में नहीं है, ये पूछ रहा है, ठीक है। देखिए, खुरसेल झरना जो है वो कौन से जिले में है, नारायणपुर जिले में, ठीक है। सात धारा जो जलप्रपात है, ठीक है, वो कहां पर स्थित है, ये बीजापुर जिले में स्थित है। मेंदरी घूमर जलप्रपात ये है दंतेवाड़ा जिला में, ठीक है। और ये तीनों की तीनों जो है दोस्तों, ये तीनों की तीनों ये कौन से संभाग में है, तो ये है बस्तर संभाग में। लेकिन यहां पे क्या दिया है, रानी दाह जलप्रपात, तो ये तो है जसपुर जिले में, ठीक है। और ये संभाग कौन सा पड़ता है, तो जसपुर जिला जो है वो सरगुजा संभाग के अंतर्गत आता है, ठीक है, सरगुजा संभाग के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, कौन सा जलप्रपात बस्तर संभाग में नहीं है, तो ये हो जाएगा रानीदाह जलप्रपात। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र में फैली मिट्टी कौन सी है, ठीक है। सर्वाधिक क्षेत्र में फैली मिट्टी कौन सी है दोस्तों, मटासी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ के लगभग सभी मिट्टियों का 50 से 55% क्या है, वो है मटासी मिट्टी है। अब मटासी किसका स्थानीय नाम है, तो ये लाल पीली मिट्टी जो होती है उसका स्थानीय नाम को क्या कहते हैं, लाल पीली मिट्टी की स्थानीय नाम को कहते हैं मटासी। अगला सवाल है, पालकी ढोने का कार्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। देखिए, आजकल तो पालकी किसी के द्वारा भी ढोने का कार्य किया जाता है, लेकिन जनजातीय समाज में पहले क्या होता था कि पालकी ढोने का कार्य एक विशेष जनजाति के द्वारा किया जाता था। वो जनजाति कौन सी है, वो है खड़िया, ठीक है। खड़िया जनजाति के द्वारा पालकी ढोने का कार्य किया जाता था, ठीक है। सौरा जनजाति के द्वारा क्या कार्य किया जाता है, सांप पकड़ने का, ठीक है, सांप पकड़ने का कार्य किया जाता है किसके द्वारा, सौरा जनजाति के द्वारा, ठीक है। अगरिया जनजाति के द्वारा कौन सा, लौह शिल्प कला का कार्य किया जाता है किसके द्वारा, अगरिया जनजाति के द्वारा, ठीक है। अगला सवाल है, उत्तर से दक्षिण तक छत्तीसगढ़ की कुल लंबाई कितनी है। देखिए, छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी पॉइंट ये वाला है और सबसे दक्षिणी पॉइंट ये वाला है, तो दोनों के बीच की कुल लंबाई कितना है बोल रहा है, तो ये है 700 से 800 किलोमीटर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला देखते हैं, दूरी का मापन, ठीक है, दूरी का मापन किन रेखाओं से किया जाता है। देखिए, अक्षांश रेखाएं किसको बोलते हैं, ठीक है, जो पूर्व से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर जाई होती है उसको अक्षांश रेखाएं बोलते हैं, और देशांतर रेखाएं किसे बोलते हैं, जो उत्तर से दक्षिण की ओर आई रहती हैं उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, देशांतर रेखाएं बोलते हैं, ठीक है। तो अक्षांश रेखाओं से किसका मापन किया जाता है दोस्तों, अक्षांश रेखाओं से मापन किया जाता है दूरी का, ठीक है। और देशांतर रेखाओं से किसका मापन किया जाता है, समय का। तो यहाँ पे पूछा है दूरी का मापन किससे किया जाता है करके, तो यह हो जाएगा अक्षांश रेखाओं से दूरी का मापन किया जाता है। और लास्ट सवाल है 500 नंबर का सवाल, कलमा बैराज कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो कलमा बैराज कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये स्थित है शक्ति जिला में, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। शक्ति जिला के चंद्रपुर नामक स्थान पर, शक्ति जिला के चंद्रपुर नामक स्थान पर स्थित है। लेकिन वर्तमान में यह शक्ति जिला में आता है, पूर्व में किस जिला में आता था, पूर्व में दोस्तों ये जांजगीर चांपा जिले में आता था, ठीक है। अब जांजगीर चांपा जिले से अलग होकर के शक्ति नया जिला बनाया गया है, तो ये किस में आता है, शक्ति जिला में आता है। चंद्रपुर के समीप में कलमा नामक ग्राम में स्थित है कलमा बैराज या कलमा बांध, ठीक है। अब यहाँ से क्या है, त्रिवेणी संगम है यहाँ पर, महानदी मांड और लात नदी का, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट स्पेशल और देख लीजिए, यहाँ से प्रश्न बनता है,
चंद्रपुर में ही क्या है, कलमा बैराज के समीप में चंद्रहासिनी माता का मंदिर है, चंद्रहासिनी माता का मंदिर है, ठीक है। और उससे 100 मीटर की दूरी पर, ठीक है, लगभग 100 मीटर की दूरी पर, किलोमीटर नहीं, मात्र 100 मीटर की दूरी पर, कुछ कदम की दूरी पर क्या है, नाथलदाई मंदिर है। यहाँ पर क्या है, नाथलदाई मंदिर है। अब इसको हम क्यों बता रहे हैं, देखिए जो चंद्रहासिनी माता मंदिर है दोस्तों, ये आता है शक्ति जिला के अंतर्गत, ठीक है, लेकिन मात्र 100 मीटर की दूरी पर है नाथलदाई मंदिर, नदी में ही, नदी के बीचों बीच बना हुआ है। और ये कहाँ आता है, ये आता है अपना सारंगगढ़, सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिला के अंतर्गत में आता है। पूर्व में ये रायगढ़ जिला के अंतर्गत आता था, अब ये आता है सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिला के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारे कुल 500 प्रश्नों की सीरीज का, ठीक है, लास्ट प्रश्न। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप कमेंट करके बता सकते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा, खराब लगा, कहाँ पे गलती है, इसको भी आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगा है, तो आपसे उम्मीद रहेगी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।